हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज ये प्रैक्टिस सेट थर्ड है। कल मैंने सेकंड प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन दिया था, उसमें से बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैडम वो दिख नहीं रहा है, हम कैसे सोल्यूशन करें। यस, आप लोग सभी राइट हो, क्योंकि ये मेरी गलती थी। आप सभी लोगों से मैं सॉरी भी बोल रही हूँ, क्योंकि उसको रिकॉर्ड करना चाहिए था हॉरिजेंटल, पर मेरे से वर्टिकल रिकॉर्ड हो गया था। बट जो ये टेस्ट थर्ड है, जो टेस्ट थर्ड का सोल्यूशन है, ये बिल्कुल हॉरिजेंटल है, आपको बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर दिखेगा। आप अच्छे से अपना सारा जो सोल्यूशन है, जो कन्फ्यूजन हो, आप इस वीडियो में सारा देख लीजिएगा। और इस टेस्ट का क्या है कि ये टेस्ट डिफिकल्ट था। देखो, डिफिकल्ट बनाने का मेरा ये मतलब नहीं है कि आप डिमोटिवेट हो गए। डिफिकल्ट बनाने का ये मतलब है कि आप टेस्ट देने से आपको इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। अगर कभी पेपर डिफिकल्ट आ गया वहाँ मेन एग्जाम, तो आप हाइपर नहीं होगे, या फिर आप जल्दबाजी में कुछ गलत नहीं करोगे, या डरोगे नहीं, क्योंकि आप टेस्ट दे दे के उस तरह के माहौल में इन्वॉल्व हो चुके हो कि हार्ड आ जाएगा तो भी कर लूँगी, ईजी आ जाएगा तो भी कर लूँगी। टेस्ट देने का मेन पर्पज़ यही होता है कि हमें एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाए। इन्वायरमेंट मतलब अगर हार्ड आ जाए तो अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ईजी आ जाए तो सिली मिस्टेक नहीं करनी। अरे ये तो बहुत ईजी, और फिर बहुत सारी सिली मिस्टेक हो जाती है। इसीलिए पेपर हार्ड मॉडरेट जो पेपर हम दे रहे हैं वो बहुत ही सोच समझ के, कभी पेपर हार्ड मिलेगा, कभी आपको मॉडरेट मिलेगा, कभी ईजी मिलेगा। तो मतलब आपको मतलब हर हर तरह से, हर परिस्थितियों से आपको तैयार करना है, ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो जाए। तो ये पेपर था डिफ़िकल्ट, और इसमें भी किसी ने बच्चे ने मेरे को मार्क्स नहीं शेयर किए। अगर आपके इसमें अगर आपके 70 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आप टॉपर हो। और अपना नाम ज़रूर बताना मुझे, और अपनी जो उम्र है वो भी मेरे को व्हाट्सअप करना। अगर आपके 70 प्लस आ रहे हैं इसमें, तो आप 100% टॉपर, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट था। अभी आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको लगेगा, पर आप ये सोचो डिफ़िकल्ट था तो ये प्रैक्टिस सेट का जो सोल्यूशन है ये ज़रूर देखना, क्योंकि डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट को ईजी कैसे बनाना है, लैंग्वेज छोटी छोटी से कीप, जो मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे पकड़ के आंसर कैसे निकालना है, ये सारा हम डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर करना, और क्लास कैसी लगी ये भी ज़रूर कमेंट करना, और अपने नंबर ज़रूर शेयर करना। और इस बार कितने आपके मार्क्स आए, आपने कट ऑफ पार की नहीं की। और टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छी है, आप अगर जो बच्चों ने नहीं लिए वो भी टेस्ट सीरीज़ ले सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एंटीनेटल केयर के दौरान यदि किसी गर्भवती महिला में लगातार सर दर्द, धुंधला दिखाई देना और पैरों में सूजन की शिकायत, तो नर्स को सबसे पहले कौन सी जांच करनी चाहिए ताकि प्री एक्लेम्पसिया की पुष्टि हो जाए। सबसे पहले देखो, ये हमारे ओबीजी का क्वेश्चन है, और ओबीजी का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है ओबीजी और सीएचएन का एएनएम के एग्जाम में। तो सबसे पहले ये देखो क्वेश्चन कितना चाहिए। इसमें प्री एक्लेम्पसिया के क्या होता है, सर दर्द होता है, धुंधला दिखाई देता है, और पैरों में सूजन आ जाता है, ओडीमा हो जाता है। ये सारे प्री क्लेम्सिया के। तो प्री क्लेम्सिया है तो उसमें से तुम्हें कौन सा टेस्ट करना चाहिए, जैसे प्री क्लेम्सिया पता चले कि ये प्री क्लेम्सिया है। तो इसका ऑप्शन है ब्लड शुगर। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन एलिमिनेट करो। ब्लड शुगर, ब्लड शुगर तो नहीं होगा ना। ब्लड शुगर हम किस लिए करते हैं, जब हमें डायबिटीज़ हो, कि डायबिटीज़ लग रहा है तभी हम ब्लड शुगर करते हैं। हीमोग्लोबिन टेस्ट नहीं, हीमोग्लोबिन तो एनीमिया के चेक करने के लिए करते हैं ना, कि एनीमिया तो नहीं है तो हीमोग्लोबिन चेक करके आओ। यूरिन एल्बुमिन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड से कुछ भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस नहीं होगा। यूरिन एल्बुमिन टेस्ट, देखो ये थोड़ा सा इजी है। एल्बुमिन क्या, एक प्रोटीन होती है जो कि हमारे ब्लड में सबसे ज़्यादा कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो वो एल्बुमिन प्रोटीन पाई जाती है। देखो, जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, मैं टेस्ट सोल्यूशन में ये बताने ही नहीं आई हूँ कि फर्स्ट का ए होगा, सेकंड का बी होगा, थर्ड का सी होगा। अगर आपको यही देखना हो तो आप आंसर की में देख लो। आंसर की में तुम्हें तो डिटेल दिया है, इसमें हम ये बताएंगे कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। अगर कोई क्वेश्चन हमें आ रहा है, उसके दो ऑप्शन आ रहे हैं, दो दो ऑप्शन में मेरे को डाउट है कि ये होगा कि ये होगा, उसको एलिमिनेट कैसे करना है और कैसे सही आंसर तक पहुंचना है, हम ये भी बताएंगे। और जो ऑप्शन है, ऑप्शन को एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्यों नहीं होगा और यही क्यों होगा। इससे कंसेप्ट और भी क्लियर होंगे। जो सिली मिस्टेक होता है, गलती से होता है, वो नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों को अरे गलती से ये होगा, अच्छे से नहीं पढ़े, तो अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ये क्यों नहीं होगा और यही क्यों होगा, तो इससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो यूरिन एल्बुमिन, एल्बुमिन क्या होता है, एल्बुमिन हमारे ब्लड में सबसे ज़्यादा कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो वो एल्बुमिन प्रोटीन पाई जाती है। ब्लड में सबसे ज़्यादा प्रोटीन कौन सी पाई जाती है, वो एल्बुमिन पाई जाती है। जो आपको क्वेश्चन ना है तो वो आप लोग कॉपी में लिख भी लिया करो कि अच्छा ये। तो अब ये सोचो, प्री एक्लेम्पसिया में क्या होता है कि प्रोटीन यूरिया प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, प्रोटीन प्रेजेंट होती है आपके यूरिन में। प्रोटीन प्रेजेंट होती है आपके यूरिन में। तो अगर आप प्रोटीन यूरिया, आप यूरिन का टेस्ट करोगे, एल्बुमिन टेस्ट करोगे यूरिन में कि प्रोटीन है कि नहीं। अगर प्रोटीन है यूरिन में तो आपको क्या, प्री एक्लेम्पसिया। तो राइट ऑप्शन इज सी। तो यूरिन एल्बुमिन टेस्ट करेंगे तो फर्स्ट का ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। अभी आप लोगों को क्वेश्चन पूरा क्लियर दिख रहा है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी। अगर आपको कोई भी टॉपिक या किसी सब्जेक्ट में डाउट हो मेरे को बताना, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे देखो, सॉरी, ये क्वेश्चन का ना वो पेज जो था, मैंने इसको क्या किया था, बड़ा बनाने की कोशिश में।
मैं सोच रही थी कि ये जो फ़ॉन्ट है इसका मैं इंक्रीज़ कर दूँ जिससे आप लोगों को क्लियर दिख जाए, तो ये 1.5 पेज में डिफ़रेंस हो गया है। फिर भी हम मैनेज करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, और टेस्ट प्लीज़ ज़रूर देना। जब टेस्ट दोगे तभी आपको फ़ील होगा अच्छा ये नहीं हुआ ये, और जब टेस्ट देते हो तो एक डर भी होता है कि नहीं मेरे को इस बार कट ऑफ पार करनी है, मेरे को पहले वाले टेस्ट से बेटर करना है, और मतलब एक ही नंबर आए पर ज़्यादा आए। तो टेस्ट देने के बाद जब टेस्ट दो एक डर सा होता है कि अच्छा करना है, इस बार इससे नंबर ज़्यादा लाने, इस बार क्वेश्चन कम करना, मतलब इस बार निगेटिव मार्किंग कम करना है, आता हुआ क्वेश्चन छोड़ने के बाद निगेटिव नहीं करेंगे। जो बबलिंग होता है, मार फीलिंग होता है, वो इस बार गलत नहीं करेंगे। टेस्ट देखो, टेस्ट दोगे तो हर रोज़ अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे। अगर टेस्ट नहीं दोगे, सिर्फ वीडियो देखोगे तो इससे कुछ नहीं होगा, और भी वीडियो देख भी रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक नवजात शिशु के जन्म के तुरंत बाद रो नहीं रहा है। एक नवजात शिशु से उसका जन्म हुआ और वो रो नहीं रहा है, उसकी त्वचा नीली पड़ रही है, हृदय गति जो 60 बीट पर मिनट से कम हो रही है। नर्स नियोनेटल रिससिटेशन के किस चरण में की शुरुआत करनी चाहिए ताकि शिशु का श्वसन दोबारा से बहाल हो जाए। आपको पता है नियोनेटल जो हार्ट रेट होती है वो कितनी होती है, 120 से 180 बीट पर मिनट होती है, राइट। इसमें से बच्चा रो रहे, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसे तुरंत रोना होता है, वो रो नहीं रहा और उसकी त्वचा नीली पड़ी, धीरे धीरे साइनोसिस हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उसकी जो हार्ट रेट है वो भी कम हो रही है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, राइट ऑप्शन क्या है। तो आपका राइट, सबसे पहले, एक मिनट, अभी दिख रहा होगा, इसमें कह रहा है हल्का उत्तेजना देना, मतलब प्रोवाइड टू स्टिमुलेशन, कि वो रो क्यों नहीं रहा, उसे हिलाना डुलाना ये करना है, नहीं। स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन ये भी नहीं करना, जब बच्चा अगर वो नहीं रो रहा तो हम चेस्ट कंप्रेशन नहीं देंगे, ऑक्सीजन नहीं देंगे, छोटा बच्चा है हम उसे सक्शन करेंगे, क्योंकि जब वो बच्चा रो नहीं रहा, उसके मुंह में म्यूकस है, उसके नाक में म्यूकस है, क्योंकि वो एमनियोटिक फ्लूइड में था, वो सक भी कर रहा था, उसमें मदर के बहुत सारे कंपोनेंट उसके मुंह नाक में, तो हम सबसे पहले सक्शनिंग करके उसके मुंह और नाक को साफ करेंगे, फर्स्ट हम यही काम करेंगे। तो सेकेंड का डी ऑप्शन इज राइट। इस बार आंसर में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिख रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्ड चेन मेंटेन के संदर्भ में यदि किसी स्वास्थ्य केंद्र में बिजली चली जाती है और वैक्सीन रेफ्रिजरेटर का 8 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर हो जाता है, एक रेफ्रिजरेटर के जो मैक्सिमम वैक्सीन होती है, सारी वैक्सीन नहीं पर अगर मैक्सिमम वैक्सीन को बोल दिया जाए किस में रखी जाती है, तो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस में रखी जा रही है, और ये कह रहे हैं 8 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है, तो नर्स को सबसे पहले कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि वैक्सीन प्रभावशील बनी रहे। सभी वैक्सीन तुरंत फेंक देनी चाहिए, तो देखो हर चीज़ कॉमन सेंस से भी बहुत सारे क्वेश्चन और ऑप्शन कट कर देते हैं, हम नहीं फेंक सकते, ये तो तुरंत ही गलत हो गया। वैक्सीन को दूसरे कार्यशील स्टोरेज में स्थानांतरित कर सकते हैं, हाँ अगर हमारे सब सेंटर की लाइट चली गई तो हम दूसरे सब सेंटर में से पहुंचा सकते हैं, या कोई आसपास में तो उसमें हम स्थानांतरित कर सकते हैं ताकि खराब ना हो। ये मेरे को ऑप्शन थोड़ा सा सही लग रहा है। नीचे देखो, उसे फ्रिज में उस फ्रिज में आइस पैक डाल देंगे, जब मेरे पास लाइट ही नहीं है, उस सब सेंटर में आइस पैक नहीं, ये डालने का कोई सोल्यूशन नहीं है, तो डी इज गलत। बिजली आने का प्रतीक्षा करेंगे, बिल्कुल नहीं, नन ऑफ दिस नहीं, तो हमारा बी ऑप्शन इज राइट। आप लोग जो मैं बता रही हूँ ना ट्रिक की, इस ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करना, आप देखना, आप नेक्स्ट जो होगा आपका परसों टेस्ट होगा, आप इसी ट्रिक से सॉल्व करना और मेरे को पर्सनली कमेंट करना कि नहीं मैडम मैंने ऐसा किया, मेरे इतने सही हुए क्वेश्चन। ठीक, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोस्टमार्टम हेमरेज के दौरान ऑक्सीटोसिन देने के बाद भी रक्तस्राव नहीं रुकता है, तो नर्स को अगला कदम क्या उठाना चाहिए ताकि माँ की जान बच सके। देखो जो भारत में मृत्यु दर है सबसे ज़्यादा पोस्टमार्टम हेमरेज की वजह से डेथ होती है, आफ्टर डिलीवरी होने के बाद ब्लीडिंग होती रहती है, नहीं रुकती है, और हम उसको ऑक्सीटोसिन दे रहे हैं। ऑक्सीटोसिन देने से क्या होता है, ब्लीडिंग जनरली रुक जाती है, पर क्या करें ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, तो नर्स को अगला कदम क्या उठाना चाहिए। स्टार्ट आईवी फ्लूइड, मसाज टू यूट्रस, मसाज करना, यूट्रस का मसाज करने का मतलब नहीं, क्योंकि हमने उसे ऑक्सीटोसिन दे दिया फिर भी नहीं रुक रहा, तो ये तो होगा नहीं। इन्फॉर्म डॉक्टर और प्रिपेयर सर्जिकल, डॉक्टर को सूचित करना और सर्जिकल हस्तक्षेप की तैयारी करना, आप डॉक्टर को बता दोगे पर तुरंत सर्जरी करना पॉसिबल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। आयरन गोलियां हम नहीं देंगे क्योंकि एक इमरजेंसी कंडीशन, उसे हम तुरंत आईवी फ्लूइड स्टार्ट कर देंगे ताकि उसे हाइपोवोलेमिक मतलब डिहाइड्रेशन वगैरह ना हो, तो रेपिडली तुरंत हम आईवी फ्लूइड देंगे। एंड सेकेंड, देखो ये क्वेश्चन ट्रिकी थे, ट्रिकी का मतलब होता है तभी मैंने इसे डिफिकल्ट बताया, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं डॉक्टर को बुलाऊं कि आईवी फ्लूइड को बुलाऊं। ये क्वेश्चन अगर आयोग ने डिफिकल्ट बनाया, और डेफिनेटली डिफिकल्ट बनाएगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने की वजह से, और कंपटीशन अगर ज़्यादा है तो मतलब बच्चे पढ़ भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, इसमें बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो आपको ये लगेगा आप तुरंत आईवी फ्लूइड लगाओगे, फिर डॉक्टर को बुलाओगे, फिर डॉक्टर बोलेगा नहीं सर्जरी करना है, क्या करना है वो बाद में होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका, आप तुरंत आईवी फ्लूइड स्टार्ट करोगे, तो फोर्थ का आंसर इज ए इज राइट। एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गर्भवती महिला को तीसरी तिमाही में अचानक पेट दर्द होता है। तीसरी तिमाही का मतलब है थर्ड टाइमेस्टर में सडनली पेन दर्द होता है, वजाइना से ब्लीडिंग होती है, भ्रूण की धड़कन कम सुनाई देने लगती है। इस स्थिति में प्रसूति जटिलता का संकेत और नर्सिंग प्राथमिकता क्या होगी? आपके पास कोई फीमेल प्रेग्नेंट आती है, उसका थर्ड टाइमेस्टर चल रहा है और उसे सडनली पेट दर्द हो रहा है और उस जो बच्चे की फीटल हार्ट रेट है वो भी हमें कम सुनाई दे रही है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, मतलब हमें क्या लगेगा कि इसको क्या हुआ है? प्लासेंटा प्रीविया हुआ है, एब्रोपिटा प्लेसेंटा हुआ है, एक्लेम्सिया हुआ है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई, नन ऑफ दीज। देखो इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। ओबीजी में पहले भी बोला है कि इसका वेटेज अच्छा खासा है और मैं आपको ओबीजी इसी क्वेश्चन के थ्रू मैं कंप्लीट ओबीजी और सीएचएन करा देंगे जिसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि सबका वेटेज है, पर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, इंपॉर्टेंट का वेटेज ज़्यादा होता है। सबसे पहले क्या होता है, प्लासेंटा प्रीविया क्या होता है, मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। अगर आपको पता है प्लासेंटा प्रीविया क्या है, फिर भी आप 2x में देख सकते हो, नहीं पता तो आप नोटबुक में लिख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिससे में पता चल जाए ये प्लासेंटा प्रीविया है। सबसे पहले प्लासेंटा प्रीविया में क्या होता है, पेनलेस ब्लीडिंग होती है। प्लासेंटा प्रीविया में पेन नहीं होता है, ठीक। तो इसमें कह रहा है पेट में तेज़ दर्द होना, तो इसमें तो पेनलेस ब्लीडिंग होती है। और इसका क्या होता है कि जो आपका प्लासेंटा होता है, प्लासेंटा यूट्रस के अपर वाले पार्ट में स्थित होता है, पर इसमें प्लासेंटा क्या होता है, यूट्रस के नीचे वाले पार्ट में आके स्थित हो जाता है। किसमें? नीचे वाले पार्ट में स्थित हो जाता है, तो इसे प्लासेंटा प्रीविया कहते हैं। इसमें पेनलेस ब्लीडिंग होती है, तो इसमें क्या पे, तो ए ऑप्शन इज रॉन्ग, ए तो होगा नहीं। एब्रोपिटोप्लासेंटा, एब्रोपिटोप्लासेंटा में क्या होता है कि इसमें प्लासेंटा आपका ऊपर रहता है, यूट्रस के ऊपर, जहाँ नॉर्मली होता है वहीं पे होता है, यूट्रस के ऊपर स्थित होता है। पर इसमें क्या होता है, ये समय से पहले पृथक्करण होने लगता है, मतलब वहाँ से आइसोलेट होने लगता है, पृथक्करण होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, पेन और ब्लीडिंग दोनों होती है, पेन और ब्लीडिंग दोनों होती है, राइट। पेन और ब्लीडिंग दोनों होती है। और इक्लेम्सिया में क्या होता है, प्री एक्लेम्सिया के सारे सिम्टम्स होंगे। इक्लेम्सिया में क्या होगा, जो आपके प्री एक्लेम्सिया है उसके सारे सिम्टम्स होंगे, प्लस यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, सीजर्स आएंगे, मतलब आपको आपको दौड़े आने लगेंगे, वो इक्लेम्सिया होगा। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी, पहली बात देखो, एक कॉमन सेंस लगाएंगे, थर्ड टाइमेस्टर तक एक्टोपिक प्रेगनेंसी चलेगी ही नहीं, क्योंकि पता है 0 से 12 वीक फर्स्ट टाइमेस्टर होता है, 12 से आपका 28 वीक सेकेंड टाइमेस्टर होता है, और फिर 28 से आपके डिलीवरी तक का थर्ड टाइमेस्टर होता है। तो इतनी टाइम तक आपका फेलोपियन ट्यूब में बेबी कैसे रह पाएगा, 28 में तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी बिल्कुल नहीं होगा, इक्लेम्सिया बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो प्रीक्लेम्सिया का उसमें सिर्फ दौरे आते हैं। और प्लासेंटा प्रीविया पेनलेस ब्लीड, उसमें पेन नहीं होता, मतलब वो पेनलेस होती है। और एब्रोपिटा में ही प्लासेंटा होता है, मतलब पेन होता है और ब्लीडिंग होता है। तो आपका फिफ्थ का आंसर बी इज राइट। मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक्सप्लेन करने मतलब मैं समझा भी रही हूँ और क्वेश्चन कैसे सही करना है वो भी बता रही हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रोगी को लंबे समय से खांसी, वजन घटना, रात में पसीना आने की शिकायत में न सबसे पहले कौन सी जांच कराए ताकि ट्यूबरकुलोसिस की पुष्टि हो जाए। देखो ये क्वेश्चन कितना अच्छा है, पढ़ो इसने ट्यूबर, आप ना सिर्फ क्वेश्चन ही करोगे बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे, फिर भी आप टेस्ट पेपर में अच्छा करोगे, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस के सारे सिम्टम्स बता रहा है कि रोगी को लंबे समय से खांसी आ रही है, उसका वजन घट रहा है और रात में पसीना भी आ रहा है, ये सारे ट्यूबरकुलोसिस सिम्टम। तो उसमें हम कौन सा टेस्ट करेंगे, ब्लड शुगर टेस्ट करेंगे? भाई ये नहीं करेंगे, ये तो डायबिटिक्स में करते हैं। चेस्ट एक्सरे तुरंत तो नहीं कर देंगे, जब हमें लगेगा कि हाँ तब करेंगे। स्पुटम टेस्ट करेंगे, कौन सा करेंगे, स्पुटम टेस्ट। तो आपका सी ऑप्शन इज राइट। स्पुटम टेस्ट से हमें पता चलेगा जो इसका बलगम होता है सुबह का लेके कि इसको टीबी है कि नहीं, तो स्पुटम टेस्ट, तो सी इज राइट। सिक्स आंसर, जो 6 क्वेश्चन था वो तो ईजी था। एंड नेक्स्ट है आपका, एक मिनट, अरे एक मिनट, नेक्स्ट है आपका, यदि किसी रोगी को अचानक छाती में दर्द हो रहा है, सांस लेने में कठिनाई या पसीना आने लगे, न सबसे पहले क्या करना चाहिए ताकि मायोकार्डियल इन्फेक्शन को संभाला जा सके। आप सबसे पहले, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है क्या है, अगर आप क्वेश्चन समझ लेते हो, देखो मैं बता रही हूँ मैं कैसे करती हूँ। अगर मेरे को जब कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता, आप क्वेश्चन को कुछ ना करो, क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप उसे 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। आप 2-3 बार पढ़ोगे ऑटोमेटिक आपको क्वेश्चन 100% समझ आ जाएगा। पर जब तक पढ़ोगे नहीं, अब मैं बोल रही हूँ आप पढ़ते हो नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ते, पेपर खोल के बैठ गए, आपने बोला मैडम ने बोला था मैं 3 बार क्वेश्चन पढ़ती हूँ मेरे को समझ आ जाए, ऐसा नहीं होगा। पढ़ते हो, पर आपको जब नहीं समझ आए तो आप उसे 2-3 बार पढ़ो, जरूर समझ आएगा। अब क्या होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, सबसे पहले मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है, इसमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या होता है कि आपका जो हार्ट है उसमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती है, जो आपको हार्ट को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो प्रॉपर नहीं पहुँच पाती है, जिससे क्या है कि आपका हार्ट पंप नहीं करता है, ठीक है। हार्ट जो आपका ब्लड प्रॉपर पंप नहीं कर पाता है, उसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं। आ भी सकता है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या है, तो आप बोले ना, उसमें ऑप्शन होगा कि ऑक्सीजन को
हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिसमें हार्ट हमारा प्रॉपरली काम नहीं कर पाता। तो कह रहा है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन की स्थिति को संभाला जा सकता है क्या करके? एस्पिरिन देके? नहीं भाई, टेबलेट में क्यों दूंगी? ऑक्सीजन देके, यस। क्योंकि मायोकार्डियल इन्फेक्शन का मतलब उसे ऑक्सीजन मिल रही है, जितनी मिलनी चाहिए उससे कम मिल रही है। जैसे आपको पढ़ना 6 घंटा चाहिए, घर के बहुत सारे इशूज़ वगैरह होते हैं, पर आपको 3 ही घंटे मिल रहे हैं, तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? टेबलेट की? नहीं, आपको समय की ज़रूरत है। ऐसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन का मतलब है ऑक्सीजन की कमी, तो हम इसे प्रोवाइड ऑक्सीजन करेंगे। तो आपका 7 का बी ऑप्शन इज राइट। ठीक, बी ऑप्शन इज राइट। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, होता क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला को प्रसव के बाद बुखार, पेट दर्द, देखो जो चीज़ हो, मैं आपको कल भी वाले टेस्ट में बोली थी, पर कल वाले टेस्ट के लिए सॉरी, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन ना आधे दिख नहीं रहे थे, आधे दिख रहे थे, तो इंटरेस्टिंग नहीं था। एक महिला प्रसव के बाद बुखार, उसे पेट दर्द, दुर्गंध युक्त स्राव, बैड मतलब एक गंदी महक आ रही है, नर्स को कौन सी स्थिति का संदेह होता है? ये सारे की पॉइंट कर लो। प्री एक्लेम्सिया, भाई प्री एक्लेम्सिया में कोई ब्लीडिंग नहीं होती, एक आठ दो। एंडोमेट्राइटिस, इसको देखते हैं। मेस्टाइटिस में क्या होता है? मेस्टाइटिस तो एक ब्रेस्ट कैंसर है, क्यों, कौन सा है? ब्रेस्ट कैंसर। तो मेस्टाइटिस बिल्कुल नहीं होगा, सॉरी ब्रेस्ट कैंसर नहीं, सॉरी ब्रेस्ट में इन्फेक्शन होना होता है, ठीक है। अगर आपके ब्रेस्ट में कुछ भी इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे मेस्टाइटिस बोलते हैं, तो आपका ये तो होगा नहीं। रिटेन्ड प्लासेंटा, अब आपको कंफ्यूजन होगा, प्री एक्लेम्सिया होगा नहीं, मेस्टाइटिस होगा नहीं, या तो इंडोमेट्राइटिस होगा या तो रिटेन्ड प्लासेंटा होगा। बच्चा मैं बिल्कुल आप लोगों की तरह ही क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, आप कैसे सोचते हो मैं सेम वही कर रही हूँ, ताकि मैं जैसा सोचूँ आपको खुद को कोरिलेट कर पाओगे, हाँ ये मैडम भी वैसा सोचती है, पर ये बाद में ऐसा क्या करते हैं कि इसका आंसर सही हो जाता है। रिटेन्ड प्लासेंटा में क्या होता है? ब्लीडिंग होगी आपके, अगर यूट्रस में प्लासेंटा रह गए तो ब्लीडिंग होगी, मतलब होती रहेगी, हर 15 दिन बाद होगी, हर एक वीक में होगी, नो डाउट ब्लीडिंग होगी, आपके पेट में दर्द भी होगा, पर आपको इसमें दुर्गंध युक्त स्राव नहीं होगा, मतलब वो महकेगा नहीं, दुर्गंध युक्त स्राव नहीं होगा। जब कुछ इन्फेक्शन हो जाएगा, एंडोमेट्राइटिस मतलब होता है एक यूट्रस की इनर लेयर होती है, इतना तो पता ही होगा 100%। यूट्रस की इनर लेयर होता है इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम में क्या होता है? आपका इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक। इंडोमेट्रियम में आपका इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे इंडोमेट्राइटिस कहते हैं। इसमें आपको फीवर आएगा और इन्फेक्शन होने के बाद ब्लीडिंग भी होगी, वो ब्लीडिंग बहुत मतलब उसमें दुर्गंध युक्त आपकी ब्लीडिंग होगी। इंडोमेट्रियम में इन्फेक्शन होना इंडोमेट्राइटिस कहलाता है, इसमें फीवर आता है और इसमें आपको जो महकने वाली ब्लीडिंग भी होती है। तो आपका 8 का बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, ठीक। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी रोगी को दवा देने के बाद एलर्जी प्रतिक्रिया जैसे सांस फूलना, सूजन, चकत्ते दिखाई देना, तो नर्स क्या करेगी? अगर हम किसी रोगी को कोई मेडिसिन या फ्लूइड्स दे रहे हैं, उसमें सांस फूलना, उसके चकत्ते मतलब रिएक्शन हो रही है, वो दवा मतलब उसको सूट नहीं कर रही, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? तुरंत दवा को बंद करना चाहिए, हिस्टामिन देना चाहिए? नहीं, क्यों देंगे? बिना मतलब किसी दवा से उसको रिएक्शन हो रहा है तो हम सबसे पहले दवा ही बंद कर देंगे, तो ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। बाकी इन्फॉर्म डॉक्टर को, हम पहले दवा बंद कर देंगे, बाद में डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देंगे। रिकॉर्ड रिएक्शन बाद में वो भी कर देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? ये कह रहा है सबसे पहले क्या करना चाहिए? ये काम आपको करने चाहिए, नो डाउट, पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले जाके वो दवा बंद कर दो, फिर डॉक्टर को बता दो और वो रिकॉर्ड में मेंशन कर दो कि इसको इस चीज़ से एलर्जी है, राइट। तो 9th का आपका ऑप्शन इज ए इज राइट। और देखो बच्चा, आप लोग अपना स्कोर जरूर बताना कि मैडम मैंने टेस्ट दिया, और जो बच्चों ने टेस्ट नहीं लिया है वो भी टेस्ट ले लो, टेस्ट बहुत अच्छे हैं, कोई भी क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या हो रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नवजात शिशु के जन्म का वजन एक शिशु का जो वजन है 1.8 ग्राम है, लो बर्थ वेट बेबी, मतलब एक्सट्रीमली लो बर्थ बेबी, ठीक। तो नर्स उस शिशु की देखभाल में सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता क्या देगी? एक तो उसका वजन बहुत ज़्यादा कम है, हो सकता है वो प्रीमेच्योर बेबी हो, तभी तो उसका वजन कम है। तो संक्रमण से बचाव करने के लिए हम संक्रमण से उसको बचाव करेंगे, शरीर का तापमान बना के रखेंगे, पर्याप्त आहार देंगे, बिल्कुल नहीं। मूत्र की मात्रा देखेंगे, नहीं। संक्रमण से तो बाद में बचाएंगे, उससे पहले हम उसको प्रॉपर तापमान में रखेंगे कि उसका बॉडी टेम्परेचर जितना होता है उतना बना रखे। इसके लिए हम क्या दे सकते हैं? KMC, कंगारू मदर केयर दे सकते हैं, ठीक। क्योंकि बच्चों में अगर बोला जाए, ऑप्शन आ सकता है कि साइलेंट किलर क्या होता है। साइलेंट किलर आपका, अगर बच्चे में टेम्परेचर कम है, हाइपोथर्मिया, तो उसको साइलेंट किलर भी बोलते हैं। तो बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो 10 का बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। ये देखो, ये थोड़ा क्वेश्चन जो ये सोल्यूशन वाला पार्ट है, ये थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, इनको एक्सप्लेन करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको कोई चीज़ डिफिकल्ट कब तक लगती है? जब तक वो आपको आती नहीं है।
अब ये तो नहीं होता हमने पेपर दिया, ये तो नहीं बोला कि भाई ये डिफ़िकल्ट है। मेरे को बहुत सारे बच्चे बोले मैडम ये क्वेश्चन मतलब ईज़ी नहीं थे क्वेश्चन, थोड़े डिफ़िकल्ट थे। सारे लोगों ने बोला डिफ़िकल्ट था, तो मैंने भी बोल दिया डिफ़िकल्ट था, राइट? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है यदि किसी रोगी को उच्च रक्तचाप है, वह नियमित रूप से दवा नहीं ले रहा है, तो नर्स सबसे पहले कौन सी शिक्षा देनी चाहिए? उसे हाई हाई ब्लड प्रेशर रोगी है और वो दवाई नहीं ले रहा, तो भाई तुम सबसे पहले दवा लो। तो दवा नियमित रूप से ले, सबसे पहले हम यही बोलेंगे। देखो क्वेश्चन बहुत कोई डिफिकल्ट था वो मैं बता दूंगी, पर ये तो इजी था ना, तो 11 का बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। बाकी एक्सरसाइज तुम कर सकते हो डेली, बस कह रहा है सबसे पहले हमें क्या करना है, वो तुम सब कुछ कर सकते हो, सबसे पहले क्या करोगे, राइट? तो आपका बी ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक महिला को गर्भावस्था के दौरान बार बार पेशाब आना, अत्यधिक प्यास लगना, वजन बढ़ नहीं रहा है, तो किस स्थिति का संदेश है? देखो ये सारे ना डायबिटीज़ के हैं। आपने डायबिटीज़ पढ़ी होगी ना, डायबिटीज़ में क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगता है, बार बार यूरिन पास आउट करने का मन करता है, और आपका वजन घट जाता है और बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो ये सारे सिम्टम्स किसके हैं? डायबिटीज़ के। प्रीएक्लेम्सिया की नहीं है, एनीमिया की नहीं है, हाइपोथायरायडिज्म की नहीं है, नन ऑफ दिस ने जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस की। जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस क्यों कहते हैं, जेस्टेशन डायबिटीज़ क्यों कहते हैं? क्योंकि किसी किसी को प्रेगनेंसी के टाइम डायबिटीज़ हो जाती है, बेबी डिलीवर होने के बाद वो सही भी हो जाती है, तो इसे जेस्टेशन डायबिटीज़ कहते हैं। और किसी को प्रेगनेंसी से पहले डायबिटीज़ थी, तो प्रेगनेंसी के बाद सही नहीं होती, वो हो सकता है कि इंसुलिन डिपेंडेंट हो, नॉन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस हो। पर जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस उसे कहेंगे जो प्रेगनेंसी के पहले नहीं थी, प्रेगनेंसी के दौरान हो गई, और प्रेगनेंसी खत्म होने के साथ डायबिटीज मेलाइटस भी खत्म हो गई। तो आपका ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट आपका है, यदि किसी रोगी को लंबे समय तक बिस्तर पर रहना पड़ता है, तो नर्स को कौन सी जटिलता के बचाव के लिए ध्यान देना चाहिए? अब कोई पेशेंट है, वो मतलब जैसे आईसीयू में, कोमा में, तो वो उसे जैसा लिटा दोगे वो वैसा ही लेटा लेटा रहेगा, तो उसमें कौन सी जटिलता हो सकती है? प्रेशर सोर, कॉन्स्टिपेशन नहीं कॉन्स्टिपेशन, डिहाइड्रेशन, मसल स्पैम, नन ऑफ दिस। इसमें क्या होता है, प्रेशर स्कोर हो जाता है। प्रेशर इसको जैसे बेड सोर बोलते हैं, प्रेशर सोर, बेड सोर, या प्रेशर अल्सर भी बोलते हैं। मतलब ये तीनों नाम किसी से भी आ जाएँ तो अल्सर, तो ये सारे बेड सोर्स के होते हैं, ठीक है? ये बेड सोर्स हो जाएगा, याद रखना, क्योंकि तभी हम बोलते हैं कि अगर बेड सोर्स से बचना है, ये भी क्वेश्चन आता है, कोई पेशेंट आईसीयू में है, कोमा में है, वो कई महीनों से एडमिट है, तो उसे बेड सोर्स से बचाने के लिए हम उसकी मतलब कितने समय बाद हम उसकी पोजीशन चेंज करते रहेंगे। तो हम एवरी 2 घंटे बाद हम उसकी पोजीशन चेंज करते रहेंगे, ताकि वो बेड सोर्स कैसे होता है कि अगर कोई पर्सन ऐसे लेटा है, ठीक, सपोज दैट ये लेटा है पर्सन, ये लेटा ही रहेगा क्योंकि कोमा में है, आईसीयू में, वो जो पोजीशन है वही पोजीशन है, व्हील चेयर में बैठा है, तो वहाँ पे बैठे-बैठे क्या होता है कि वहाँ प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है। जब वहाँ पे प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं जा पाती, तो वहाँ पे ऑक्सीजन भी नहीं जा पाता, तो वहाँ पे धीरे-धीरे से घाव होने लगता है, राइट? तो उसी को बेड सोर से बोलते हैं। वो एक स्थिति बनाए रखने की वजह से जो घाव होता है, उसे बेड सोर या प्रेशर सोर या अल्सर सोर बोल सकते हैं। इसमें भी कई सारे डिग्री भी होते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है कि बेड सोर का कौन-सा टाइप है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 टाइप्स होते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये बेड सोर का कौन-सा टाइप है। तो 4 टाइप्स में होता है कि सबसे पहले इसमें क्या होता है कि आपका जो बेड सोर्स होगा, इसमें 4 टाइप्स होते हैं मैंने बताया। फर्स्ट जो होता है फर्स्ट डिग्री में क्या होगा कि आपको उसमें रेडनेस ही फ़ील होगी। कोई आपको घाव नहीं दिखेगा, वो थोड़ा-सा रेड-रेड सा दिखेगा, और उसमें कुछ भी नहीं होगा, थोड़ा-सा पेन होगा, थोड़ा-सा ही होगा, और आपको खुजली टाइप की ईचिंग ईचिंग भी महसूस होगी, ठीक है? उसमें आपको ईचिंग टाइप का फ़ील होगा, वो आपका फर्स्ट डिग्री होगा। एंड सेकंड डिग्री में क्या होगा आपका, देखो मैं ऐसे गंदा-संदा लिख रही हूँ, आप कॉपी में एक साइड से अच्छे से लिख लो। सेकंड में आपकी क्या होगा, जो एपिडर्मिस है सिर्फ़ वही ब्रेक होगी। जो आपकी त्वचा की सबसे ऊपर वाली परत है एपिडर्मिस, वही सिर्फ़ ब्रेक हो जाएगी, मतलब उसमें वो त्वचा हट जाएगी। तो आपसे आ सकता है कि एपिडर्मिस ब्रेक होना कौन-सी डिग्री का बेड सोर है? तो आप बोल दोगे सेकंड डिग्री का बेड सोर्स है। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि मतलब फिर आपसे अगर पूछा जाए कि थर्ड डिग्री का बेड सोर्स क्या है? तो थर्ड डिग्री में क्या होता है कि इसमें आपका जो सबक्यूटेनियस होता है, एपिडर्मिस के बाद इसमें डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस दोनों डैमेज हो जाती हैं। इसमें मतलब घाव टाइप का हो जाएगा कि आपको दिखेगा कि नहीं इसमें घाव है। ये थर्ड डिग्री का होता है। एंड फोर्थ डिग्री में क्या होता है, फोर्थ डिग्री में आपका निक्रोसिस हो जाता है, मतलब टिश्यू सारे गल जाते हैं और आपका बोन और टेंडन लिगामेंट दिखने लगते हैं। इतना ज़्यादा घाव हो जाता है कि आपकी हड्डियाँ दिखने लगती हैं, या फिर हड्डियों में भी मतलब हड्डियाँ भी गल जाती हैं, वो फोर्थ डिग्री का होता है। इसमें क्या होता है, निक्रोसिस टिश्यू हो जाते हैं, मतलब इसमें आपका जो निक्रोसिस होता है टिश्यू भी होने लगते हैं, निक्रोसिस होने लगता है टिश्यू का, वो फोर्थ डिग्री में होता है। तो आप लोगों को एक बार फिर से रिवाइज़ करती हूँ, जो बेड सोर्स होता है,
मैं पेन का कलर चेंज करती हूँ, इससे ज़्यादा बेटर होगा। जो आपका बेड सोर्स है, बेड सोर्स की आपके 4th डिग्री होती है, जो आपका फर्स्ट डिग्री है, इसमें सिर्फ आपको रेडनेस फील होगा, थोड़ा सा पेन होगा और ईचिंग टाइप का होगा। सेकेंड में शरीर की सबसे ऊपर वाली परत एपिडर्मिस में वो ब्रेक हो जाएगी। थर्ड में क्या होगा, थर्ड डिग्री में इसमें आपका डर्मिस सबक्यूटेनियस हो जाएगा, इसमें घाव के जैसा हो जाएगा। पर फोर्थ में क्या होगा, इसमें नेक्रोसिस हो जाएगा और प्लस बोन, कार्टिलेज, बोन और जो टेंडन लिगामेंट है उनमें भी घाव हो जाएगा, ये वो दिखने लगेंगे। तो वो फोर्थ डिग्री का बेड सोर्स होगा। तो आप लोगों को बेड सोर्स पूरी तरह से क्लियर है। अगर आपका इससे बाहर बेड सोर्स में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, यही आएगा और हर 1-2 घंटे में इसकी हम पोजीशन चेंज कर देंगे एवरी 2 आवर्स में, तो उसको बेड सोर्स से हम बचा सकते हैं, राइट। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो थोड़ा सा क्या हुआ है, आप लोग थोड़ा सा कॉपरेट ही कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, दिख भी नहीं रहा होगा आई थिंक। एक नर्स किसी रोगी को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देना है तो उसे कौन सी सावधानी सबसे पहले रखनी चाहिए ताकि वह सुरक्षित रूप दे सके। देखो ये क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैंने जैसे ही फॉन्ट इंक्रीज किया तो मैंने उसका पेज नहीं देखा वो कौन से पेज में आएगा। तो एक नर्स है, अगर उसको, मेरी आवाज़ सुन लेना आप लोग, मैनेज कर लेना। एक नर्स है किसी रोगी को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दे रही है तो उसे कौन सी सावधानी सबसे पहले रखनी चाहिए ताकि वह सुरक्षित रूप में दे सके। तो इसका ऑप्शन है कि दवा की समाप्ति तिथि चेक करें, सही स्थान चेक करें, जो यूज स्टेराइल सिरिंज, इंजेक्शन से पहले स्प्रेड करना, इनमें से कोई नहीं। जब वो इंट्रामस्कुलर आईएम इंजेक्शन दे रही तो वो सबसे पहले क्या ध्यान रखेगी, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ये दवा की समाप्ति एक्सपायरी डेट सबसे पहले राइट स्थान, उसको मतलब आईएम देना है तो वो कहाँ से देगी वो चेक करेगी। तो सबसे पहले राइट सेलेक्ट टू करेक्ट साइट चेक करेगी। तो आपका 14 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट। एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी रोगी को डिहाइड्रेशन है तो नर्स को कौन से संकेत सबसे पहले देखने चाहिए ताकि वो गंभीरता का पता लगा सके। अगर कोई किसी पेशेंट को डिहाइड्रेशन है तो उसे क्या देखना चाहिए, सूखी जीभ, धसी आंखें, बुखार, सर दर्द, ये कोई डिहाइड्रेशन का सिम्टम्स थोड़ा नहीं है। खांसी, सर्दी, ये भी डिहाइड्रेशन का सिम्टम्स नहीं। नोजिया, वोमिटिंग, ये भी नहीं, नन ऑफ दिस नहीं होगा। सूखी जीभ हो जाएगी, धसी आंखें, जब कोई बच्चा बहुत दिन से उसे वोमिटिंग हो रहा है या उसे कॉन्स्टिप मतलब क्या डायरिया हो रखा है तो वो बोलते हैं ना जीभ निकाल के देखो, जीभ जीभ बाहर निकाल के दिखाओ, ऐसे आंखें देखती है तो मतलब उससे डिहाइड्रेशन का पता चल जाता है, सूखी। तो आपका ए ऑप्शन इज राइट, 15 का आपका ए ऑप्शन इज राइट। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये भी देखो गलत हो गया, फिर भी कोई नहीं, मैनेज करते हैं। नेक्स्ट है, एक नर्स किसी रोगी को आईवी फ्लूइड शुरू करना है तो सबसे पहले उसे कौन सी चीज़ की पुष्टि करना चाहिए आईवी फ्लूइड के लिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा 5 राइट्स, 5 राइट्स पढ़े हैं ना, राइट पेशेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आ जाएगा। देखो बच्चा 100% गलत करेगा, उसको लगेगा ये इंपॉर्टेंट होता ही नहीं है। इसीलिए ये टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी है, इसमें हर एक टॉपिक से वो छोटा से छोटा टॉपिक हो या इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, हम सारे टॉपिक करा रहे हैं। वो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए पर टेस्ट सीरीज से बाहर नहीं जाएगा। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए तो आप हर एक टॉपिक से गो थ्रू हो जाओगे, उसका रिवीजन भी हो जाएगा, इसलिए टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 5 राइट्स हैं। 5 राइट्स में सबसे पहले आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, 5 राइट्स में सबसे पहले राइट पेशेंट। अगर कोई आपको बोल रहा है इस पेशेंट को दवा लगा के आओ तो सबसे पहले आप उस राइट पेशेंट का उसके अटेंडेंस से पूछोगे, उसका बेड नंबर देखोगे, उसके आइडेंटिटी कार्ड देखोगे, तभी पता चलेगा ये राइट पेशेंट है। फिर सेकंड, राइट ड्रग, मैच करो जो डॉक्टर ने बोला वही है तो वो राइट ड्रग, राइट पेशेंट, राइट ड्रग। एंड जो थर्ड है, राइट राइट डोज होगी, आपकी कितनी डोज देनी है वो राइट डोज होगी, राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज। एंड फोर्थ है आपका राइट रूट, हमें कौन से उसे रूट में देना है वो भी हम चेक करेंगे, ओरल, इंट्राडर्मल, मस्कुलर। एंड फिर राइट टाइम, उसको कौन से समय में देना है वो हम टाइम भी चेक करेंगे, राइट। तो सबसे पहले क्या है, राइट पेशेंट, सबसे पहले राइट पेशेंट, ये याद कर लेना, ये सीक्वेंस मत भूलना, सीक्वेंस से भी गलत हो जाएगा। सबसे पहले हम पेशेंट ही देखेंगे, हम ड्रग चूज करके क्या देखेंगे, जब हमें पेशेंट ही नहीं सही पता तो हम राइट पेशेंट देखेंगे, और राइट पेशेंट के बाद हम राइट ड्रग देखेंगे, वो ड्रग सही है तभी तो हम उसकी डोज दे सकेंगे। पहले राइट ड्रग बाद फिर राइट डोज देखेंगे, डोज प्रॉपर है तो हम उसका रूट देख लेंगे, और रूट वगैरह सब प्रॉपर है तो समय भी देख लेंगे किस समय देना है। तो आप लोग याद रखना, राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट रूट, राइट टाइम। मैं अगर 3 बार बोलती हूँ तो आप लोग 5 बार बोला करो, बहुत इफेक्टिव होता है। बोलते हो फिर बोलते से सुनते भी हो तो बहुत जल्दी याद भी होता है। तो कह रहा है एक नर्स के लिए आईवी फ्लूइड के लिए सबसे पहले उसे कौन सी पुष्टि करनी चाहिए, तो इसका आंसर है राइट पेशेंट, ठीक। तो थोड़ा सा क्या हुआ है कि
तो इसका बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, राइट पेशेंट। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बार मेरे साथ फिर से बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट 5 राइट्स। राइट पेशेंट, राइट पेशेंट के बाद क्या देखेंगे, राइट ड्रग देखेंगे, वो ड्रग सही है कि नहीं, ड्रग सही है तो राइट डोज देख लेंगे, डोज, और अब डोज देख ले तो देना कहाँ से, राइट रूट देख लेंगे, ठीक है, सब कुछ देख ले पर समय तो देख ले, समय क्या है, तो राइट टाइम। राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट रूट, राइट पेशेंट। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, राइट पेशेंट। अब पेशेंट को कैसे देखेंगे, जाएंगे, मैं बोलूँगी तुम्हारा नाम रमेश है, हम 2 बार पूछेंगे, बोलेगा हाँ, उसका आइडेंटिटी कार्ड देखेंगे, उसका बेड नंबर देखेंगे, इससे हमें पता चल जाएगा। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी रोगी को मानसिक तनाव के कारण नींद नहीं आ रही है तो नर्स को कौन सी गैर औषधि विधि अपनानी चाहिए। देखो ये क्वेश्चन कितना है, मतलब गैर औषधि, बहुत सारे बच्चे फ्लो फ्लो में औषधि पढ़ के जाएंगे और उसको नींद की दवा के लिए टिक कर देंगे, पर अच्छे से पढ़ो, ये गैर औषधि है, मतलब हमें उसमें औषधि नहीं देनी, तो क्या करना है, उसे प्रोवाइड काउंसलिंग एंड रिलैक्सेशन, उसे हम परामर्श करेंगे कि नहीं, उसे हम सोने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, उसे अच्छा फील कराएंगे, तो गैर औषधि, क्योंकि मुझे दवा नहीं देना, तो बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, राइट। 17 का बी ऑप्शन इज राइट। आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, और स्कोर अपना ज़रूर बताना मेरे को, तभी आपका पता चल जाएगा आपका अच्छा है या बुरा, तभी मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी, देखो मैक्सिमम बच्चों का ये स्कोर है, आपका ये स्कोर है, मैं ज़रूर आप लोगों को पर्सनली सजेस्ट करूंगी। एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, एंड एंड नेक्स्ट आपका ये है कि एक नर्स किसी रोगी को फोलिक कैथेटर डालना है तो उसे कौन सी सावधानी सबसे पहले करनी है, किसी किसी मरीज को, पेशेंट को कैथेटराइजेशन करना है तो सबसे पहले वो क्या करेगी, स्टराइल दस्ताने पहनेगी, कैथेटर को चिकनाई करेगी, या फिर उसे प्रोसीजर को एक्सप्लेन करेगी। तो सबसे पहले उसे स्टराइल ग्लव्स पहनने हैं, अगर वो ग्लव्स नहीं पहनेगी, ऐसे ही कर देगी, तो वो किसी और को संक्रमण कह रहे, ताकि संक्रमण से बचा जा सके, हमें एक्सप्लेन करने से संक्रमण से नहीं बच सकते, कैथेटर को चिकनाई करने से संक्रमण से नहीं बचेंगे, क्वेश्चन पढ़ लोगे आंसर अपने आप मिल जाएगा। तो 18 का ए ऑप्शन इज राइट। बच्चा लोग थोड़ा सा कॉपरेट कर लेना, जो हमने पीडीएफ का स्पेस दिया है वो पेज बाय डिस्ट्रीब्यूट अच्छे से नहीं हो पाया, मैं नेक्स्ट जरूर इसको याद रखूंगी, ठीक। एंड हमारा नेक्स्ट है 19 नंबर है, क्या हुआ, एक मिनट, 19 नंबर है, यदि किसी रोगी को इंसुलिन इंजेक्शन दिया जा रहा है तो नर्स कौन सी बात ध्यान रखे ताकि उसे हाइपोग्लाइसीमिया से बचा जा सके। जैसे इंसुलिन दिया जा रहा है, इंसुलिन का मतलब क्या होता है कि हम इंसुलिन कब देते हैं, जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक, तो उसे देते हैं, तो कह रहे ठीक है, तब हम उसे इंसुलिन दे रहे हैं, तो कह रहे अगर हम उसे इंसुलिन दे रहे हैं और इंसुलिन दे देंगे तो वो ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, कम कर देता है, ग्लूकोज लेवल को क्या होता है, वो कम कर देता है, ठीक। और हाइपोग्लिसमिया किसे कहते हैं, जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। और हाइपरग्लिसमिया क्या होता है कि जब हमारे बॉडी में, हाइपरग्लिसमिया कब बोलेंगे, जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज बढ़ जाता है। तो कह रहे जब मैं इंसुलिन इंजेक्शन दे रहा हूँ तो ऐसी कौन सी बात को याद रखना चाहिए ताकि वो हाइपोग्लिसमिया से बचा जा सके। इसे हम भोजन से पहले इंसुलिन दे देंगे, इंजेक्शन के बाद रोगी को भोजन कराना, चेक यूरिन शुगर, या अवॉइड एक्सरसाइज, नन ऑफ दिस। क्या होगा कि हम उसे खाने से पहले इंसुलिन दे देंगे और फिर खाना दे देंगे, जिससे जो खाने से हमें ग्लूकोज मिलेगा वो प्रॉपर मेंटेन रहेगा, हाइपोग्लिसमिया नहीं होगा। तो 19 का ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन, नेक्स्ट है, यदि एक नर्स किसी रोगी के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुरू करना है, उसे सबसे पहले कौन सी जांच करनी चाहिए ताकि ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन से बचा जा सके। उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुरू करना है, पर ऐसी कौन सी जांच करनी चाहिए जिससे जो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन से बचा जा सके, कुछ गलत ना हो जाए। ब्लड ग्रुप मैचिंग, ये तो पहले ही, क्रॉस मैचिंग रिपोर्ट, हमें देख लेना चाहिए कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप मैच कर रहा है कि नहीं, तो बी ऑप्शन इज राइट, क्रॉस मैचिंग रिपोर्ट, राइट। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हुआ, 21 है, एक नर्स किसी रोगी के लिए वुंड ड्रेसिंग करनी है, संक्रमण के बचाने के लिए सबसे पहले क्या कदम करना चाहिए। तो हमारे पास कोई पेशेंट आता है, उसके कुछ लगा हुआ है घाव वगैरह, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, हाथों को अच्छी तरह से धोगे, स्टराइल दस्ताने पहनोगे, एंटीसेप्टिक लगाओगे, मलहम लगाओगे। देखो सबसे पहले क्या करना चाहिए, एंटीसेप्टिक्स लगाओगे, मलहम लगाओगे, दस्ताने भी पहनोगे, सबसे पहले हैंड वॉशिंग करोगे। तो 21 का ए ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी रोगी को सीवियर डिहाइड्रेशन है तो नर्स को सबसे पहले कौन सा फ्लूइड देना चाहिए। सीवियर डिहाइड्रेशन आरएल देंगे, मैंने कल के टेस्ट में बताया था, जो शॉक के लिए है, शॉक के लिए फर्स्ट चॉइस है आरएल, रिंगल लेक्टेड। तो आपका सी ऑप्शन इज राइट, रिंगल लेक्टेड होगा, राइट। 22 का सी ऑप्शन इज राइट, रिंगल लेक्टेड। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला गर्भावस्था के दौरान रक्त अल्पता है, मतलब उसे एनीमिया है, नर्स को कौन सा आहार संबंधी सलाह देनी चाहिए ताकि हीमोग्लोबिन बढ़ जाए? हीमोग्लोबिन बढ़ जाए मतलब इनडायरेक्ट ये बोल रहा है कि आयरन की इसकी रिक्वायरमेंट हो जाए खाने से। खट्टे पदार्थों में आयरन नहीं मिलता, विटामिन सी मिलती है। हरेदार पत्तियोंदार सब्जियों, तो बी इज राइट। ग्रीन हरी पत्तीदार सब्जियां खाएंगे, सबसे ज़्यादा आयरन उसमें मिलता है, तो आपका 33 का बी ऑप्शन इज राइट। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी रोगी को बर्न इंजरी हुई है, वो बर्न से मतलब जल गया है, नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए ताकि शॉक से बचाया जा सके? सबसे पहले एंटीसेप्टिक क्रीम लगाना चाहिए? नहीं। जले हुए हिस्से पे साफ कपड़े ढकना चाहिए? बी राइट। अगर वो जल गए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए? कवर टू बर्न एरिया एंड क्लीन क्लॉथ, जले हुए हिस्से में साफ कपड़े से ढक देना चाहिए। तो 34 का बी ऑप्शन इज राइट। इसका बी ऑप्शन इज राइट। देखो बच्चा, मैंने आपको बिट सोर बता दिया, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा बर्न इंजरी के बारे में एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। बर्न के बारे में, बर्न क्या होता है, जब हमारा शरीर जल जाता है तो बर्न से क्वेश्चन उसका या तो डिग्री से आएगा या तो रूल ऑफ 9। कौन सा रूल ऑफ 9 बोलेगा? रूल ऑफ 9 कहाँ पे यूज करते हो, तो आप बोलना रूल ऑफ 9 आप बर्न पेशेंट पे यूज करते हो। तो रूल ऑफ 9 क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। ये एक फेस है। रूल ऑफ 9 क्या होता है कि हम कुछ बॉडी को परसेंटेज में भाग कर देते हैं। जो आपका हेड और नेक होता है, ये जो आपका सिर और नेक है, इसको हम देते हैं 9%, ठीक, बॉडी का। अगर आपका बोला जाए कि हेड और नेक जल गए तो वो कितना परसेंट बॉडी का जला है, तो आप बोलोगे 9% जला है। और आपका एक हाथ है, अगर एक हाथ आपका जल गया, ये भी 9% जला है। अगर आपका ये दूसरा भी जल गया हाथ, तो ये भी आपका 9% जला है। अगर आपसे पूछे आपका पेट जल गया है, ये आपका 18%। अगर आपसे बोले आपकी पीठ भी जल गई है, तो ये भी 18%। अगर आपसे बोले आपका एक पैर जल गया है, तो अगर आपका एक पैर जला है तो ये 18% है। दूसरा पैर जल गया है, ये भी 18% है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा आपका जो मतलब प्राइवेट पार्ट है, वजाइन जेनाइटल एरिया वाला, वो उसको कितना परसेंट दोगे? अगर वो जल गया तो वो 1% दोगे। टोटल मिला के आपका का जो है, देखो, अगर आपका ये हेड और नेक 9%, दोनों हाथ जो होंगे, अगर दोनों हाथ जल जाएंगे तो ये आपका 18% हो जाएगा। पेट 18, पीठ 18, जो हाथ हैं ये भी 18 जलेंगे, और प्राइवेट पार्ट 1 जलेगा। ये रूल ऑफ 9 है। पर ये हमने किसका बताया? ये हमने एडल्ट का बताया। आप याद रखना, ये लिख लो, याद हो जाएगा। सिंपल, अगर मेरे को याद है तो आपको भी याद ही होगा, याद हो जाएगा। नहीं याद अडल्ट में। और चिल्ड्रन में क्या होता है? चिल्ड्रन में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये एक छोटा सा बच्चा है, लाइक दिस, स्माइल करता हुआ, ये पैर है, ये हाथ है। चिल्ड्रन में क्या होता है कि उसका जो जो नेक वाला पार्ट है, नेक हेड वाला, इसको हम 18% देते हैं, ठीक। और जो उसका हाथ है, वो हम हाथ भी जो जनरली, इसका एक हाथ को हम 8% देते हैं, जिसमें अडल्ट में दिया था 8%। और जो उसका पेट वाला ट्रंक है, उसको 18 देंगे, और जो पीठ होगी इसको भी 18% देंगे। पर डिफरेंस क्या हो जाएगा कि इसके एक पैर को हम 13.5% देंगे, ठीक, और दूसरे भी पैर को हम 13.5% देंगे। तो ये जो 13.5% हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 27%। पैर का हम टोटल कितना दे रहे हैं? 27%। जो इसका प्राइवेट पार्ट होगा वो उसको 1% देंगे। तो याद रखना, जो इसका प्राइवेट पार्ट है जेनाइटेरिया वाला, उसको 1% देंगे। इसके जो हेड और नेक को, इसको हम 18% दे रहे हैं। पर एडल्ट में क्या था, इसमें हेड नेक को हम सिर्फ 9% देते। हाथ को 8% देंगे, सॉरी, हाथ को 9% देंगे, 8 नहीं होगा, सॉरी, 9 होगा। हाथ को 9 देंगे तो ये 18 हो जाएगा। पेट को 18 देंगे, पीठ को भी 18 देंगे, एक पैर को 13.5 देंगे, दूसरे पैर को 13.5 देंगे, ये 27% हो जाएगा। सिर्फ बच्चों में यही डिफरेंट है, बाकी एडल्ट और बच्चों में सेम है। रूल ऑफ 9 लगता है। रूल ऑफ 9 टोटल जो होता है आपका टोटल बर्न सरफेस एरिया, TBSS के थ्रू हम निकाल लेते हैं। टोटल बर्न सरफेस एरिया, टोटल बर्न सरफेस एरिया, ये बर्न का था। अगर आपसे बर्न की डिग्री पूछा जाए तो बर्न की डिग्री भी आपकी 4 डिग्री होती है। जैसे आपका था जो बेड सोर्स का था, वैसे बर्न की थी 2, 3, 4। सिर्फ आप मेन पॉइंट याद रखो, जो फर्स्ट बर्न होगा इसमें सिर्फ आपका एपिडर्मिस बर्न होगी, सिर्फ रेडनेस ही हो जाएगी, कोई आपका फफोला वगैरह नहीं पड़ेगा। सेकेंड डिग्री में अगर आपका डर्मिस डैमेज हो जाए, क्वेश्चन में आएगा अगर डर्मिस डैमेज हो जाए तो कौन सा बर्न है? सेकेंड बर्न है। थर्ड में क्या होगा आपका? अगर एपिडर्मिस डर्मिस के साथ सबक्यूटेनियस बर्न हो जाए और घाव सा हो जाए तो वो थर्ड में है। अगर आपका बोन बोन बर्न हो जाए या बोन दिखने लगे, इतनी ज़्यादा गहरी बर्न हो जाए, तो वो 4th डिग्री बर्न है, राइट। तो अगर इसकी सब में एपिडर्मिस, सेकंड में फफोला जैसे पड़ जाए, डर्मिस लेयर में फफोला ही पड़ता है, या फिर स्किन ऊपर की हट जाए, तो वो सेकंड डिग्री बर्न है। थर्ड डिग्री बर्न में घाव जैसा हो जाए। 4th डिग्री में इतना ज़्यादा बर्न हो जाए कि आपकी बोन भी बर्न हो जाए या बोन बोन दिखने लगे, तो वो 4th डिग्री बर्न है। तो रूल ऑफ 9 आप ये लोग याद रखना।
जो रूल ऑफ 9 है वो किस लिए यूज़ करते हैं, और जो अडल्ट का होता है और चिल्ड्रन का डिफरेंस होता है, डिफरेंस क्या होता है, हम इसके फेस में 9% देते हैं, इसमें 18% देते हैं, बाकी ओवरऑल सब ठीक होता है। और जो पैर में हम इसके 18% देते हैं ईच पैर में, पर इसके ईच पैर में हम 13.5 देते हैं, जो टोटल 27% होता है। 18 का 18, 18 दूनी 36, और ये 36% होता है, राइट। मैंने पता है हौच पौच कर दिया है, सारा क्लियर नहीं है, पर आप लोगों को समझ आया होगा। आप लोग ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स का, सिर्फ यही आपका मोटिव है कि आप लोगों को समझ आए मेरा, तो आप लोगों का कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा, राइट। कमेंट करना मत भूलना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये नहीं हो रहा ज़्यादा बड़ा, ये और भी छोटा हो गया क्या? ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नर्स को किसी, कलर पेन चेंज करते हैं, कह रहा है कि एक नर्स को किसी रोगी के लिए यूरिन सैंपल एकत्रित करना है, तो कौन सी सावधानी रखनी चाहिए ताकि सटीक मिल जाए। यूरिन सैंपल हो या स्पुटम टेस्ट हो या प्रेगनेंसी टेस्ट हो, सबसे पहले हमें सुबह कलेक्ट करना चाहिए, ठीक। तो बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, और इसमें एक्सप्लेन करने की कोई भी नीड नहीं है। जहाँ पे एक्सप्लेन करने की नीड होगी वहीं पे करेंगे, बाकी आपका समय इन्वेस्ट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो वेस्ट नहीं करेंगे। या यदि किसी रोगी को डायरिया है तो नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए ताकि डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। डायरिया है, डायरिया मतलब उसे बार बार जाके मोशन आ रहे हैं, बार बार वो फ्रेश होने जा रहा है, तो उसको मतलब उसका जो फ्लूड है वो तो बाहर जा ही रहा है, तो उसे डायरिया से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, हमें उसे ORS देना चाहिए। ORS का फुल फॉर्म आप मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में, ज़रूर ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, जो एक्टिव होगा उसका भी नाम लिया जाएगा। कमेंट बॉक्स में मेरे को ORS का फुल फॉर्म ज़रूर बताना, थोड़ा सा जो उसके बारे में डीप पता हो वो भी बता देना ORS के बारे में। तो आपका बी ऑप्शन इज राइट, 26 का बी ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी देखो क्वेश्चन कट गया है, बट कोई नहीं। एक नर्स को किसी रोगी को इंट्राडर्मल इंजेक्शन देना है, तो वो कौन सी जगह चुनेगी। इंट्राडर्मल समझ रहे हो, ID देना है, 15 डिग्री एंगल पे देना है, तो वो कौन सी जगह चुनेगी। इसका ऑप्शन नेक्स्ट वाले पेज में है। देगा डेल्टॉइड रीजन में, फोर आर्म में, ग्लूटियल में, थाई में, जंग में, कहीं नहीं, फोर आर्म में। ऐसे हाथ के जो अपर वाले स्किन में देते हैं ना फोर आर्म में, तो बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यदि किसी रोगी को अस्थमा के दौरे पड़ता है तो सबसे पहले रोगी को क्या करना चाहिए। अगर अस्थमा है तो उसे ब्रोंकोडाइलेटर, रोगी को सीधा लेटाना, ऑक्सीजन देना, नाड़ी दर चेक करना, इनमें से कुछ नहीं। तो 28 का ऑप्शन देखो, थोड़े से आप बताओगे, आप सर्च करोगे, देखोगे मैडम ये मेरे को नहीं समझ आया, आप मेरे को कमेंट करो मैडम आप 28 एक्सप्लेन कर दो, मैं आपको नेक्स्ट सोल्यूशन में जरूर एक्सप्लेन करेंगे। पर थोड़ा सा आप भी करो चीज़ें, आप अस्थमा सर्च करोगे थोड़ा और कुछ मिल जाएगा। जब आप खुद से चीज़ें करते हो तो आपको ज़्यादा समझ में आता है और इंटरेस्ट भी बढ़ता है। बना बनाया खाना उतना पसंद नहीं आता जितना खुद से बना के खाना होता है। तो आप 28 का आंसर आप खुद बताना, 28 का आंसर बताओगे और ORS का फुल फॉर्म बताओगे, मेरे को याद है, सारे लोग बताना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक नर्स किसी रोगी के लिए स्पुटम सैंपल एकत्रित कर रही है तो उसे कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। स्पुटम सैंपल एकत्रित कर रही है, देखो मिसमैच हो गया सारा ये क्वेश्चन, तो उसे कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। ऑप्शन है आपके, एक मिनट, इसके तो आपको ऑप्शन दिखेंगे नहीं, ये तो मैंने बता भी चुकी हूँ। सुबह के समय कलेक्ट करना चाहिए, तो 29 का बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। इसे मॉर्निंग के टाइम, दिख नहीं रहा होगा ये क्वेश्चन मेरे को पता है, इसे मॉर्निंग के टाइम करना चाहिए स्पुटम टेस्ट के लिए। नेक्स्ट है आपका, क्या हो गया जा रहा है, यदि किसी रोगी को हाइपोग्लिसमिया है के लक्षण दिखाई दे तो नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए। हाइपोग्लिसमिया मतलब उसे ग्लूकोज कम है, मैंने बता रखा है ना हाइपोग्लिसमिया किस लिए बोलते हैं, ये कौन सी टर्म है। हाइपोग्लिसमिया मतलब होता है ग्लूकोज कम होना, ग्लूकोज कम होना। इंसुलिन क्या होता है, वो तो ग्लूकोज को कम कर देता है भाई साहब, ये तो बिल्कुल ही नहीं देंगे, उसे ग्लूकोज और शक्कर देंगे खाने के लिए ताकि ग्लूकोज बढ़ जाए। हम उसका ब्लड प्रेशर क्यों चेक करेंगे, हम डॉक्टर को क्यों इन्फॉर्म करेंगे, हम बोलेंगे ना। इसमें क्या नर्स को क्या करना चाहिए, डॉक्टर को तो बाद में इन्फॉर्म कर देंगे, फिर उसे हम ग्लूकोज और या तो शक्कर या तो ग्लूकोज खाने के लिए देंगे कि तुम खा लो और तुम्हारा ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए, राइट। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, एक नर्स किसी रोगी को नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालनी है तो उसे कौन सी पोजीशन देनी है। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब क्या होता है कि जो नाक से उसके जो एब्डोमेन वाले पेट में होता है वहाँ उसको डालनी होती है, तो अब लेट के नहीं डालते, इसे सिटिंग पोजीशन में डालते हैं, ठीक। वो जब वो बैठने वाली पोजीशन में होती है उसके उस वाली पोजीशन में डालते हैं, सीधा लेटा हुआ नहीं डाल सकते। ये क्वेश्चन थोड़ा कट गया है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो इसका बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, ठीक है, सिटिंग पोजीशन में डालेंगे। तो अभी आपको दिख रहा होगा, मतलब दिखेगा तो नहीं पर ये सिटिंग पोजीशन में डालेंगे, ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। फिर भी मैं इसको थोड़ा सा जूम किए दे रही हूँ।
तो ये आपका बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, इसे हम सेटिंग पोजीशन में, ठीक। तो बी ऑप्शन इज राइट। नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब कौन सी पोजीशन में डालेंगे, तो बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का 32। यदि किसी फ्रैक्चर को नस को सबसे पहले क्या करना चाहिए, यदि किसी रोगी का फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर का मतलब अगर जितना पैर हिले डुलेगा उतना ही दर्द होता है, तो सबसे पहले उसको हम स्थिर कर दें। तो स्थिर करने का मतलब होता है इसमें हम स्प्लिंट लगा दें। स्प्लिंट ऐसे ऐसे होती है स्प्लिंट। स्प्लिंट आप लोगों ने देखा होगा हॉस्पिटल में, नहीं देखा तो आप गूगल में सर्च करके देखना स्प्लिंट क्या होते हैं। स्प्लिंट लगाने से वो हमारा पैर बिल्कुल स्थिर रहता है। पट्टी बांधने से वो स्थिर थोड़ा नहीं होगा, वो हिलेगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा, कोई पेन किलर नहीं देंगे, अंग अंग हिलाना कुछ नहीं है, इसे स्प्लिंट लगा देंगे। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आप ना अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो तो पहले ऑप्शन ही कट करना सीख जाओ, तो आपका ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक नर्स किसी रोगी का ब्लड प्रेशर माप रही तो कप को कहाँ बांधते, भाई कहाँ से लोगे। मेन आप अपर आर्म से लेते हो ना, कप आपके अपर आर्म में ही बांधते हो ना, कप बांध के। ये तो बहुत ईजी है, ब्लड प्रेशर लेते हो स्पेगनोमैनोमीटर से। तो 33 का बी ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का, नेक्स्ट है, यदि किसी रोगी को यूरिन रिटेंशन है, यदि किसी रोगी को यूरिन रिटेंशन है तो नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए। प्राकृतिक रूप से उसे पेशाब के लिए प्रेरित करना चाहिए, कैथेटर डालना चाहिए, मूत्रवर्धक देना चाहिए, गर्म सेक देना चाहिए। उसे हमें अगर उसका यूरिन मतलब नहीं कर पा रहा है, मतलब नहीं आ रहा है उसे यूरिन, तो उसे हम प्राकृतिक रूप से उसे पेशाब के लिए प्रेरित करना है। प्रेरित करने का मतलब कैसा होता है कि जैसे आपको यूरिन नहीं आ रहा तो आप बैठो, जो वॉशरूम का होता है टैप उसे ऑन कर दो, नल नल को ऑन कर दो, जैसे जैसे पानी आएगा तो हमें भी फील होगा कि हम अपना भी यूरिन पास आउट करें। ये एक अच्छा फीचर्स होता है, आप पेशेंट को उसे समझा सकते हो, तो आप प्राकृतिक रूप से इसे इनकरेज कर सकते हो। तो 34 का ए ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सॉरी, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, एक नर्स को किसी रोगी के लिए ऑक्सीजन थेरेपी शुरू करनी तो उसे कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। कीप अवे फ्रॉम, हाँ, अगर उसे ऑक्सीजन थेरेपी शुरू करनी तो सबसे पहले क्या कौन सी सावधानी रखनी चाहिए उसे। प्रवाह की दर ये तो हम करने के बाद ही देख लेंगे, ह्यूमिडेटर करना चाहिए, रोगी का रंग देखना चाहिए, बस सबसे पहले उसे कीप अवे, आग से दूर रखना, क्योंकि ऑक्सीजन जो आग लगती है वो ऑक्सीजन की उसमें ही लगती है। तो ये ऑप्शन इज राइट, उसे हमें आग से दूर रखना चाहिए। क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन पढ़ोगे आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएगा, इसमें सावधानी रखने के लिए बोल रहा है। तो आपका 35 का ए ऑप्शन इज राइट। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी रोगी को हाई फीवर है तो नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए ताकि तापमान कम हो जाए। सबसे पहले क्या करना चाहिए, अगर उसे हाई फीवर है, बहुत ज़्यादा हाई फीवर है, तो उसे मेडिसिन नहीं दे सकते, वो तो हम डॉक्टर के सब्सक्रिप्शन पे ही, सॉरी, प्रिस्क्रिप्शन पे ही देंगे। हम उसे गुनगुने पानी से स्पंज कर सकते हैं, मतलब जो पानी ठंडा है तो उसे हम पूरे बॉडी को स्पंज कर सकते हैं। तो आपका बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा 36 का। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन है, एक नर्स को किसी रोगी के इंजेक्शन इंसुलिन देना है तो उसे कौन सी जगह में देते हैं। इंसुलिन सबकुटेनियस में दिया जाता है, ठीक है, और ये एब्डोमेन वाले में जो अम्लाइकस रीजन में देते हैं सबकुटेनियस। आप लोग अगर किसी हॉस्पिटल में काम पे होगा तो आप लोग को वो देना भी आता होगा, तो बी ऑप्शन इज राइट, अम्लाइकस वाले रीजन में एब्डोमेन में देते हैं। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो आप लोगों को क्वेश्चन नहीं दिखेगा मे बी, पर आप लोगों ने टेस्ट दिया होगा तो देख लिया होगा। ये क्वेश्चन था, यदि किसी रोगी को नाक से खून आ रहा है, ठीक, थोड़ा सा बच्चा लोग आप मैनेज कर लेना, मैं टेस्ट नेक्स्ट सोल्यूशन में उसको हम सारा सही कर लेंगे। नाक से अगर किसी को खून आ रहा है, ठीक है, तो हमें उसे कौन सी पोजीशन देनी चाहिए ताकि नाक से खून आने से मतलब, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, अगर नाक से खून आ रहा है तो उसे रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उसका जो सिर है उसे पीछे की ओर झुकाना चाहिए, और ये जो चिन होता है, चिन को उठाना होता है, उसे पीछे की ओर झुकाना होता है ताकि जो ब्लीडिंग हो रही वो कम हो जाए। तो आपका ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, राइट। तो आपका ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, सिर को पीछे की ओर झुकाना चाहिए, तो ए ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट है, एक नर्स किसी रोगी के लिए ओरल मेडिसिन देनी है तो उसे कौन सी बात को ध्यान रखना है, उसे मुंह से मेडिसिन देनी है। तो सबसे पहले कोई भी मेडिसिन दो, सबसे पहले कोई भी मेडिसिन देने से पहले चेक राइट पेशेंट एंड राइट डोज। एक्सपायरी डेट तो बाद में देख लेंगे, दूध के साथ देना है, खाने के बाद देना है, सबसे पहले राइट पेशेंट राइट डोज देख लो। तो बी ऑप्शन इज राइट, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। राइट पेशेंट होनी चाहिए, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट रूट, राइट टाइम। मेरे को याद है, आपको भी याद हो जाएगा, सिंपल है। तुम अगर ये सोचो अगर मुझे याद है तो आपको भी याद हो जाएगा। एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी रोगी को अनकॉन्शियस अवस्था में पाया था तो नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए। अगर वो अनकॉन्शियस अवस्था में तो नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए। हुआ क्या,
चेक द पल्स रेट चेक करना चाहिए, चेक एयरवे, कॉल हेल्प, स्टार्ट सीपीआर। कुछ भी करो, सीपीआर करोगे तो भी तो सांस लेना ही होगा ना। तो सबसे पहले चेक द एयरवे, सबसे पहले उसका जो एयरवे है उसको चेक करेंगे कि जो सांस लेने में कोई, जैसे गले में बहुत कुछ तो नहीं पहन रखा जिससे सांस लेने, उसके गले से कपड़े हटा देंगे, उसको जो एयरवे उसको साफ रखेंगे, थोड़ा चिन को उठा देंगे, सिर को पीछे टिल्ट कर देंगे ताकि साफ हो जाए, उसे एक अच्छा आसपास का मतलब कुछ ऐसा तो नहीं था, प्रॉपर हवा नहीं आ रही, उसे हम ओपन एरिया में लिटा देंगे। तो सबसे पहले हम यही करेंगे, चेक द एयरवे। एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक 32 वर्ष की गर्भवती महिला है, वो 34 वीक की गर्भावस्था में है, उसे सर दर्द, धुंधला दिखाई देना, पैरों में सूजन की शिकायत है, मूत्र परीक्षण में प्रोटीन पाया गया। देखो बच्चा, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था आपके 1 से 10 क्वेश्चन के बीच में जो प्रश्न था, वह स्थिति जटिलता का संकेत है। तो नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए? प्री एक्लेम्सिया के लिए रक्त की जांच और डॉक्टर को सूचित करना चाहिए। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, तो इसका डी ऑप्शन इज राइट। 41 का डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, ठीक है। 41 का डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसको इतने से ही देखना पड़ेगा। एक मिनट, ऐसे ही देखना पड़ेगा। कह रहा है एक जो थर्ड स्टेज में एक प्रत्युषा जो प्रसव के तीसरे चरण में अत्यधिक उसे ब्लीडिंग हो रही, तो नर्स को सबसे पहले कौन सी क्रिया करनी चाहिए ताकि मातृ मृत्यु दर को कम किया जा सके। उसे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो उसका क्या करना चाहिए? कोल्ड वाटर रखना चाहिए, ऑक्सीजन देना चाहिए, क्या म्यूजर बीपी करना चाहिए। कह रहा प्रसव के तीसरे चरण में अत्यधिक ब्लीडिंग हो रही और गर्भाशय में मालिश और ऑक्सीटेशन देना चाहिए, फिर डॉक्टर को बुलाना चाहिए। 41 का क्वेश्चन आप बताओगे। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो तो हमें क्या करना चाहिए। ये केस बेस है, सोचो और आंसर दो, कुछ भी नहीं है, याद व्याद करने का कुछ नहीं है। 42 का दोगे, ORS का फुल फॉर्म दोगे, 28 का आंसर तुम ही दोगे। एंड नेक्स्ट है, एक नवजात शिशु जन्म के बाद रो नहीं रहा है, त्वचा नीली है। ये मैंने शायद एक्सप्लेन कर दिया है, नहीं, अच्छा इसके ऑप्शन वो है 80 बीट पर मिनट से कम है, तो नर्स को कौन सी प्राथमिक क्रिया करना चाहिए? बच्चे को गर्म कपड़े में लपेटना चाहिए, माँ का दूध पिलाना चाहिए, बच्चे को दूध पिलाना, नवजात शिशु को। तो इसमें से देखो ऑप्शन ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नवजात शिशु को पुनर्जीवन शुरू करना चाहिए, रिससिटेशन शुरू। भाई जब वो रो ही नहीं रहा है, सांस ही नहीं ले पा रहा, तो उसे तुम गर्म कपड़े लपेट के क्या करोगे? माँ का दूध पिला के क्या करोगे? माँ को दिखा के क्या करोगे? कुछ नहीं होगा। इस तरह आप ऑप्शन कट करो और आंसर आ जाएगा। जब आपको आंसर ना समझ आए तो ऑप्शन में आ जाओ, क्योंकि आंसर के साथ ही ऑप्शन उसका पार्ट होता है। ये धीरे धीरे सीख जाओगे मेरे साथ जरूर, पर मेरे साथ मेहनत करनी होगी। एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी देखो थोड़ा सा वो हो गया है, पेज कट गया है। एक मिनट, यहाँ से देख सकते हैं, एक गर्भवती महिला को 28 सप्ताह पर एनीमिया का निदान हुआ है, तो नर्स कौन सी दवा और आहार संबंधी देगी ताकि भ्रूण का विकास प्रभावित ना हो। उसे 28 सप्ताह में से एनीमिया का मतलब पहले था, अब उसका डायग्नोस्ड हो गया है। तो ऑप्शन है उसके, उसको कैल्शियम और दूध, विटामिन डी, फॉलिक एसिड, फल, आयरन सप्लीमेंट, हरे पत्तेदार सब्जी। एनीमिया हुआ है ना, तो एनीमिया जब हुआ तो उसे हम आयरन और सप्लीमेंट, हरे पत्तेदार की सब्जियां देंगे, आयरन देंगे, उसके सप्लीमेंट देंगे, तो डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, एक महिला को प्रसव के 2 दिन बाद बुखार, दुर्गंध, लोचिया, पेट दर्द, यह किस संक्रमण का संकेत है? नर्स को क्या करना चाहिए? यूटीआई है, स्तन संक्रमण है, टिटनेस, गर्भाशय का संक्रमण। तो आपका डी ऑप्शन इज राइट। मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक। तो 45 का डी ऑप्शन राइट। आप लोग अपने आंसर की जरूर चेक कर लेना, एक बार सोल्यूशन देख लेना। सोल्यूशन में क्या हुआ है, थोड़ा सा टफ था तो इसका टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा ज़्यादा है, और टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होने के बाद आप इसमें जो पीडीएफ है वो स्प्लिट हो गई है, तो आप 2x में देख लीजिएगा, अगर ना समझ आए तो आप उसको कम भी कर लेना। एंड फिर है हमारा एक महिला के प्रसव के दौरान भ्रूण की 90 बीट पर मिनट से कम है, तो नर्स को क्या करना चाहिए? ये मैं करा चुकी हूँ। अच्छा, देखो सारे क्वेश्चन कितने वैसे बिल्कुल कोरिलेट हो रहा है कि ये आ गया, मेरे को भी हो रहा है, तो आप लोगों को तो डेफिनेटली होगा। एक महिला प्रसव के दौरान गति में 90 बीट पर मिनट से कम है, तो क्या करना चाहिए? माँ को देना चाहिए, माँ को करवट में, अगर वो एक भ्रूण है उसके पेट में है, उसका जो फीटल हार्ट रेट है वो भी कम है, तो माँ को जो लेफ्ट साइड बोलेंगे कि आप लेफ्ट साइड लेटो और उसको ऑक्सीजन देंगे, और हम बोलेंगे जब भी आप रेस्ट करोगे तो आप लेफ्ट साइड ही विश्राम करोगे, लेटोगे। तो आपका डी ऑप्शन इज राइट। 46 का डी ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट है, एक महिला के प्रसव के बाद अत्यधिक थकान, चक्कर, पीला रंग, ये किसके संकेत हैं? इनीमिया के हैं, आयरन और फोलिक एसिड देंगे, इजी है।
पता नहीं इस बार बच्चों ने गलत क्यों किया, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था भी नहीं टेस्ट। और अपना स्कोर ज़रूर बताना। एक नवजात शिशु को जन्म के बाद साँस लेने में कठिनाई, छाती धँस रही तो नर्स को क्या संदेश करना चाहिए? उसे साँस लेने में कठिनाई हो रही तो भाई सामान्य स्थिति नहीं है, संक्रमण नहीं है, हाइपोथर्मिया नहीं है। नवजात को जो हो रहा है वो रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, उसे ऑक्सीजन देना चाहिए और रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस के सिम्पटम्स आए तो 48 का डी ऑप्शन इज़ राइट हो जाएगा। एंड फिर नेक्स्ट है हमारा 49, गर्भवती महिला को 20 सप्ताह तक उच्च रक्तचाप, सूजन, नर्स को कौन सी जाँच करानी चाहिए? फिर उसको उच्च रक्तचाप है, सूजन है, तो उसमें हम यूरिन प्रोटीन की जाँच करेंगे, ठीक है? प्रोटीन यूरिया तो नहीं है, अगर प्रोटीन यूरिया तो वो प्रीक्लैम्सिया के सिम्पटम्स हैं। एंड नेक्स्ट हमारा है एक महिला प्रसव के बाद स्तन में दर्द, सूजन, लालिमा है, तो ये किस स्थिति को दिखा रहा है? उसके स्तन में दर्द है, सूजन है, तो दूध में कमी नहीं है, सामान्य स्थिति नहीं है, उसको मास्टाइटिस है, गर्म सेक एंटीबायोटिक देना चाहिए। स्तन कैंसर नहीं हो जाएगा, दर्द स्तन कैंसर में, ब्रेस्ट कैंसर में होता नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन इज राइट। तो 50 का डी ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में होम विजिट का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? परिवार स्वास्थ्य शिक्षा की देखभाल करना, ये ईजी है। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सामुदायिक स्वास्थ्य में एपिडेमियोलॉजी ट्रेड में कितने घटक होते हैं? एपिडेमियोलॉजी ट्रेड में 3 घटक होते हैं। पहला एजेंट होस्ट इन्वायरमेंट, 3 घटक होते हैं। एजेंट होस्ट इन्वायरमेंट ये इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी। एपिडेमियोलॉजी में 3 घटक होते हैं, एजेंट होस्ट इन्वायरमेंट, तो सी ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, इसको यहीं से देखो, इतना ही देखो। एक गांव में मलेरिया मामले में वृद्धि ज़्यादा हो तो नर्स को क्या करना चाहिए? अगर मलेरिया ज़्यादा हो रहा है तो उसे मच्छरदानी और जागरूकता अभियान, ये ईजी है, जो ईजी है वो मैं जल्दी जल्दी करके बता रही हूँ। फिर एक नेक्स्ट है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में प्राथमिक रोकथाम का उदाहरण क्या है? प्राथमिक रोकथाम का कह रहा है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है? ट्रीटमेंट करना नहीं, रिहेबिलिटेशन तो ये तो है नहीं, डिटेक्शन ऑफ डिजीज, रोग की पहचान करना, इम्यूनाइजेशन करना, तो डी ऑप्शन इज राइट। इम्यूनाइजेशन करना प्राइमरी में आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ भी सकता है, प्लीज लिख लेना। 55 का डी ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से कराते हैं, जो लगेगा समझाने वाला वो मैं समझा दूंगी। एंड नेक्स्ट है एक समुदाय में ट्यूबरक्लोसिस के नए केस सामने आए तो नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए? उनसे संपर्क करना चाहिए, ड्रेसिंग मतलब उनसे कांटेक्ट करो और उनको ट्रैकिंग करो कि अच्छा तुम हो, टीबी के तुम्हारा कोई रिलेटिव है वो तो नहीं है, उसके सारे सैंपल करो कि उसके घर में डेफिनेटली कम्युनिकेबल डिजीज है, किसी और को भी हो जाएगा, उनको ट्रैकिंग करो और जो एक निश्चय वेबसाइट है भारत सरकार की उसमें उनकी रिपोर्टिंग करो, तो सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का नेक्स्ट है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में सेकेंडरी लेवल का प्रिवेंशन है। सेकेंडरी लेवल का क्या है? अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, तो सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। 55 का सी ऑप्शन राइट, अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। एंड नेक्स्ट है हमारा, एक स्किप हो गया क्या? नहीं सही है। तो एक नेक्स्ट है हमारा कि गांव में मृत्यु दर अधिक है तो नर्स को कौन सा कदम उठाना चाहिए? केवल रिपोर्ट बनानी चाहिए, सुरक्षित प्रसव और प्रसवपूर्ण शिक्षा देनी चाहिए कि अगर प्रसव हो गया तो उसके पहले क्या करना चाहिए, प्रसव के बाद क्या होना चाहिए। अगर उनसे हम एजुकेशन देंगे, क्योंकि गाँव के लोग इतने पढ़े नहीं होते, हम जैसे एजुकेशन देते हैं वो मान जाएंगे तो हमारी शिशु मृत्यु दर कम हो जाएगी। तो 58 का डी ऑप्शन इज राइट होगा। मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ तो बता देना। एंड नेक्स्ट है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ईजी हैं तो मेरे को नहीं लगता कि टाइम लगाना चाहिए। सामुदायिक स्वास्थ्य में टर्सरी प्रिवेंशन क्या है? टर्सरी मतलब इम्यूनाइजेशन, डिटेक्शन डिजीज नहीं, हेल्थ एजुकेशन नहीं देंगे, उसे रिहेबिलिटेशन देंगे, डी ऑप्शन इज राइट। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों प्रिवेंशन बता दिए गए हैं। आपके क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, 2022 वाले भी में यही आया था प्रिवेंशन को लेकर क्वेश्चन। एक गांव में रेबीज के मामले सामने है तो नर्स को क्या करना चाहिए? रेबीज का मामला है, घाव को साबुन और पानी से धोना चाहिए, रेबीज का वैक्सीनेशन लगाना चाहिए, ना तो उसमें ढकना चाहिए, ना तो मलहम लगाना चाहिए, ना तो बहुत सारे गाँव में ये झाड़ फूक कराते, कुछ भी नहीं करना चाहिए। उस घाव में साबुन लगाओ और पानी से धो और रेबीज का टीका लगाओ। 60 का डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का एक मरीज को आईवी फ्लूइड लगाते समय उसे अचानक ठंड लगना, बुखार, सांस लेने में कठिनाई, वो किस जटिलता का इन्फिल्ट्रेशन है, एयर एम्बोलिज्म है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है? जो उसका ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है तो आपका डी ऑप्शन इज राइट। जो उसका ट्रांसफ्यूजन करे उसमें कुछ रिएक्शन हो गया है ना, तभी तो वो सूट नहीं कर रहा, उसे बुखार आ रहा है, सांस लेने में ठंड लग रही है और सांस लेने में दिक्कत है, बुखार है, ठंड लग रही है, तो आपका डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। आईवी फ्लूइड में उसका जो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है उसकी वजह से, राइट। एंड नेक्स्ट है ऑक्सीजन थेरेपी के दौरान लंबे समय तक उच्च सांद्रता में ऑक्सीजन देने से कौन सी जटिलता हो सकती है? मुझे लंबे समय तक ऑक्सीजन दे रहे हैं तो कौन सी ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो जाएगी? मुझे बहुत लंबे समय से ऑक्सीजन दे तो उसे ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो जाएगी, सिंपल है। 62 का 62 आंसर राइट हो जाएगा। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो मैंने बताया था
बिट्सो से 100% आएगा, वर्ण से रूल ऑफ 9 आएगा, उसकी डिग्री आएगा। इसके अलावा बिट्सो से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, वर्ण से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, ना ही आएगा, इतना ही आएगा। तो मैंने आपको दोनों टॉपिक कंप्लीट करा दिए, प्लासेंटा प्रीविया, एब्रोपिटो प्लासेंटा, इक्लेम्सिया प्रीक्लेम्सिया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये भी मैंने कंप्लीट करा दिया आज की सिर्फ वीडियो में सोल्यूशन में। आप जुड़े रहो, मैं सारा कुछ करा दूंगी। एक मरीज को लंबे समय तक बिस्तर पर रहने के कारण त्वचा में निक्रोसिस हो जाता है। मैंने बोला था निक्रोसिस कौन से ग्रेड में होता है? ग्रेड 4 में। बिट्सो का तो डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है सीपीआर के दौरान यदि मरीज की नाड़ी नहीं मिल रही, वो सांस चल रही, तो क्या करना चाहिए? हम उसे सीपीआर देने के बाद वो सांस ले रहा पर नाड़ी नहीं मिले, तो हम तुरंत उसकी कार्डियक मॉनिटरिंग करेंगे। तो सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट है आपका डी के, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। डायबिटिक कीटो एडियोसिस, डायबिटिक कीटो एडियोसिस होता है। निम्न से कौन सी नर्सिंग प्रक्रिया की जाती है? उसमें अगर ये डायबिटिक कीटो एडियोसिस क्या हो जाता है कि हमारा जो जो बॉडी में होता है, बॉडी को प्रॉपर हमें एनर्जी नहीं मिलती, तो एनर्जी ना मिलने के बाद जो फैट का होता है हमारी बॉडी उसका ब्रेक डाउन करने लगती है। जब फैट का ब्रेक डाउन करने लगती है तो हमारी बॉडी में कीटोन बनने लगता है, कीटोन बॉडी, जो कि बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इसी को डायबिटिक कीटोएडियोसिस कहते हैं। तो इसमें नर्सिंग प्रक्रिया में क्या करना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेशन इंसुलिन देना चाहिए, आईवी फ्लूइड देना चाहिए, ऑक्सीजन देना चाहिए, मॉनिटरिंग करना चाहिए, नन ऑफ दिस। 65 का आप लोग बताना। इतना मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि एडीके क्या है। डायबिटिक्स कीटोएडियोसिस, इससे हमारी बॉडी को प्रॉपर एनर्जी ना मिलने के बाद ये फैट को तोड़ के बनाने लगता है, जिससे हमारी बॉडी में कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। इसका यहीं से देख लो, एक मिनट, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। कह रहे हैं टाइफाइड में कौन सा लक्षण सबसे विशिष्ट है टाइफाइड का? तो इसके ऑप्शन देखते हैं, एक मिनट। तो इसका गुलाबी धब्बे, दस्त, उल्टी, सर दर्द, थकान। तो आपका बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। जो टाइफाइड में होता है, इसमें पेट में जो रेसेस होते हैं, एब्डोमेन में गुलाबी धब्बे पड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से ये शो होता है। तो आपका बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मरीज को COPD ऑक्सीजन थेरेपी देते समय नर्स को कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? COPD का फुल फॉर्म होता है, मैं बोल रही हूँ आप लोगों को, कॉर्निक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, कॉर्निक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज में पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी देते समय कौन सी ध्यान रखनी चाहिए? गिव हाई ऑक्सीजन, स्टॉप, उसे लो ऑक्सीजन देनी चाहिए। ऑब्स्ट्रक्टिव क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज में क्या होता है कि इसमें आपके जो लंग्स होते हैं प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते। फंक्शन मेन काम लंग्स का यही होता है कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करना, वो नहीं कर पाते। तो इसके लिए हमें ऑक्सीजन देनी होती है, तो उसके हम लो फ्लो में इसको हम ऑक्सीजन देते हैं मरीज को। 66 का सी ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोथर्मिया वाले मरीज को कौन सा संकेत सबसे पहले दिखाई देता है? हाइपोथर्मिया मतलब जिसका हाइपोथर्मिया है, जिसे मतलब जिसका टेम्परेचर कम है तो उसे कपकपी फील होती है, राइट। तो उसका बी ऑप्शन इज राइट। 68 का ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है, क्या हो गया रहा है मुझे। एंड नेक्स्ट है, गंभीर निर्जलीकरण बच्चों वाले में कौन सा संकेत सबसे पहले देखा जाता है? डिक्रीज स्किन टर्गर, सेकेंड आई, रैपिड पल्स, या डिक्रीज यूरिन आउटपुट। तो डिक्रीज यूरिन आउटपुट, तो डिक्रीज यूरिन आउटपुट तो जो होता है कि वो सबसे पहले कौन सा डिहाइड्रेशन में देखा जाता है? तो स्किन देखा जाता है, पर सबसे पहले डिक्रीज यूरिन आउटपुट देखेंगे। सबसे पहले होता वो भी है, 10 ही आंखें उसमें भी होती हैं, पर सबसे पहले डी होगा, तो डिक्रीज यूरिन आउटपुट, तो डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि रक्त आदान के दौरान मरीज के पीठ दर्द, बुखार होता है, तो नर्स को सबसे पहले क्या करना है? अगर उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो उसके पीठ दर्द होता है, बुखार होता है, तो नर्स को सबसे क्या करना है? सबसे पहले कुछ भी हो, स्टॉप ट्रांसफ्यूजन। कुछ मेडिसिन दे रहे, उसे रिएक्शन हो रहा है, तो सबसे पहले कुछ भी करो, डॉक्टर इन्फॉर्म मत करो, पहले मेडिसिन को स्टॉप कर दो। तो बी ऑप्शन इज राइट। देखो इसी कंसेप्ट से 3-4 क्वेश्चन आ चुके, इसके भी कंसेप्ट से 3-4 क्वेश्चन आ चुके। इनफैंट रिससिटेशन से 3-4 क्वेश्चन आ सके, ओबीजी के एक ही कंसेप्ट से 3-4 क्वेश्चन आ सके। इससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा है, थ्योरी भी क्लियर हो रही है, और आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी मिल रहा है कि हाँ अच्छा कर लेंगे, हमें चीज़ें समझ आ रही हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 71, जो खसरा है वो वायरस किस मार्ग से जाता है? मिजल्स का जो है वायरस वो कहाँ से जाता है? स्किन से, डाइजेस्टिव, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट से। तो सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, ये तो ईजी था। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट आपका है, पोलियो वाले शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? लीवर को, लंग्स को, स्पाइनल कार्ड को, हार्ट को, या नन ऑफ दीज को? तो जो आपका पोलियो वायरस है वो आपको स्पाइनल कॉर्ड को प्रभावित करता है, जो उनकी नर्व होती है उनको प्रभावित करता है, जिससे में पैरालाइज्ड हो जाता है। तो सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा 72 का। एंड नेक्स्ट है आपका
मायोकार्डियल इन्फेक्शन सबसे खतरनाक जटिलता कौन सी? मायोकार्डियल इन्फेक्शन। देखो मैंने आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन का मतलब बताया था कि आपके जो जितना बॉडी आपके हार्ट को जितनी रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की, वो ऑक्सीजन नहीं दे पाता उतनी। तो जो आपका जो हार्ट पंप है वो प्रॉपर आपका देखो मेन काम क्या होता है? हार्ट को पंप करना। तो वो हार्ट प्रॉपर हार्ट पंप नहीं कर पाता क्योंकि उसे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो इसकी जटिलता इसके बाद क्या हो सकता है हमें? तो इसके बाद आपको क्या हो सकता है? या तो आपको हार्ट फेलियर हो जाएगा, डेफिनिटली क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा पर सुन रही हूँ वो सुनो जो बोल रहे हो। हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, हाइपोटेंशन, ट्रैकीकार्डिया, तो आपको कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, राइट? तो आपको क्या हो जाएगा? कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। बहुत कन्फ्यूजन होता है कि हार्ट फेलियर में क्या होता है? हार्ट फेलियर में क्या होता है मतलब हम नहीं समझ पाते। हमने आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन बता दिया कि ऑक्सीजन की कमी होती है। तो आप लोग हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट में नहीं समझ पाते कि डिफरेंस क्या है कार्डियक अरेस्ट में। तो जो हार्ट फेलियर होता है, हार्ट फेलियर में क्या होता है कि आपके जो हार्ट होता है वो प्रॉपर पंप नहीं कर पाता है। मतलब जितना उसको हार्ट को मतलब जितनी उसको चारों तरफ ऑक्सीजन और ब्लड पहुँचाना होता है वो अपना काम नहीं कर पाता, मतलब पंप नहीं कर पाता। पंप और कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? कार्डियक अरेस्ट हार्ट बीट पंप करना ही बंद कर देता है, बिल्कुल शांत हो जाता है, पल्स रेट नहीं मिलती हमें, उसकी नाड़ी जो पल्स रेट है वो नहीं मिलती, वो सांस ले रहा है वो भी नहीं, और उसकी सडनली डेथ भी हो जाती है। तो हमें कार्डियक अरेस्ट में तुरंत सीपीआर देना चाहिए, उसका हार्ट वगैरह कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल बंद हो जाता है, वो कार्डियक अरेस्ट। तो सबसे ज़्यादा खराब क्या होता है? कार्डियक अरेस्ट। फिर हार्ट फेलियर, मायोकार्डियल इन्फेक्शन मतलब उसे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। समझ में आया कार्डियक अरेस्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन है जलने की चोट में रूल ऑफ 9। देखो मैंने बताया था रूल ऑफ 9 किसके उपयोग के लिए लिया जाता है? दर्द के आकलन के लिए नहीं, संक्रमण के। ये देखो एस्टिमेट बर्न सरफेस, टीबीएस बताया था, टोटल बॉडी बर्न सरफेस, टोटल बर्न टीबीएस, टोटल बॉडी बर्न सरफेस बताया था मैंने आपको जलन का आपका प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। तो सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है आपका उच्च रक्तचाप जिनका हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर होता है उसमें साइलेंट किलर शब्द क्यों प्रयोग किया गया? क्योंकि इसमें दर्द नहीं होता, ये तो है, क्योंकि ये केवल वृद्धों में होता है, ये भी नहीं है इसका ऑप्शन नन ऑफ दिस है, क्योंकि ये बिना लक्षण के अंग को नुकसान पहुंचा जाता है। आपको मतलब इससे में नहीं पता होता कि हाइपर ब्लड प्रेशर है, आपको बाद में पता चलता है, पर आपके इसमें बहुत सारे जो अंग होते हैं वो मतलब उनको नुकसान पहुँचा देते हैं, फिर प्रॉपर आपका जितने वाइटल नॉर्मल होते हैं वो नॉर्मल नहीं हो पाते। मतलब आपको आईसीयू वगैरह में रखने पर, वेंटिलेटर रखने पर भी आपके नॉर्मल मतलब प्रॉपर वाइटल सेम नहीं आ पाते, इससे डेथ भी हो जाती है। तो रक्तचाप का मेन है कि बिना लक्षण के आपके बहुत सारे अंगों को नुकसान पहुँचा सकता है। जैसे हमारा हार्ट पंप नहीं कर रहा तो मेरे को हार्ट चेस्ट पेन वगैरह होगा, पर इसमें कुछ भी एजेटिक्स नहीं हो पाता। तो आपका 75 का बी ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट है 76 का अस्थमा के दौरान कौन सी दवा तुरंत दी जाती है? अस्थमा में क्या होता है कि आपका जो बहुत सारे लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं कि ये लंग्स की डिजीज़ है, तो इसमें अस्थमा में क्या होता है कि आपको ब्रोंकोडायलेटर देते हैं। जो आपकी ब्रोंकाई होती है, जैसे ये आपका ब्रोंकाई है, ठीक, ये भी आपकी ब्रोंकाई है, ये आपके लंग्स हैं, लंग्स के बीच बीच में ये एल्वोलाई हैं, तो ब्रोंकियोडायलेटर देते हैं। तो क्या होता है कि जब आपको अस्थमा हो जाएगी तो ये आपकी ब्रोंकियाई बिल्कुल इतनी पतली पतली सी हो जाएंगी। तो जहाँ पे इतनी बहुत सारी यहाँ पे हवा जा रही थी, ऑक्सीजन बहुत सारी, अब यहाँ पे थोड़ी हवा जाएगी तो आपको दिक्कत होगी ना, तो हम इनको ब्रोंकियोडायलेटर बोलते हैं। तो जो ये है इसके ये पाइप को बढ़ा देते हैं, तो क्या देते हैं? ब्रोंकियोडायलेटर। तो सी ऑप्शन इज राइट अस्थमा के पेशेंट को। एंड नेक्स्ट है आप लोगों को दस्त वाले बच्चे में सबसे कौन सा पहले इलेक्ट्रोलाइट असंतुलित हो जाता है? जैसे डिहाइड्रेशन या आपको इम्बैलेंस डायरिया वगैरह हो रहा है तो उसमें कौन सा ज़्यादा? तो आपको हाइपोकैलेसीमिया, आपके बॉडी में कैल्शियम लेवल लो हो जाता है, तो बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अब जल्दी जल्दी करते हैं। एंड नेक्स्ट है स्ट्रोक के बाद मरीज को कौन सी नर्सिंग प्राथमिकता देते हैं? उसे स्ट्रोक हुआ तो उसके बाद हम कौन से देंगे? प्रोवाइड न्यूट्रिशन, स्टार्ट फिजियोथेरेपी, मेंटेन एयरवे। कुछ भी हो, सबसे पहले सांस ही है तो जीवन ही है, तो सबसे पहले उसका हम एयरवे ही खोलेंगे। प्राथमिकता बोला तो सी ऑप्शन इज राइट। ये सब ना आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आ जाएगा, इसलिए टेस्ट सीरीज ले लो, बहुत अच्छी है और बहुत ज़रूरी भी है। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का मूत्र रिकॉर्ड वाले मरीज को कैथेटर डालने से पहले नर्स को क्या करना चाहिए? मूत्राशय की स्थिति देखना चाहिए, रक्तचाप, तापमान, नजर बिल्कुल नहीं, ब्लेडर डिस्टिटेशन देखना चाहिए। तो डी ए ऑप्शन इज राइट। 79 का ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का ये इंपॉर्टेंट है, एक मिनट, अभी बस 20 क्वेश्चन और बचे हैं, थोड़ा सा वेट। मानसिक मानसिक तनाव वाले मरीज में कौन सा हार्मोन अधिक स्रावित होता है? जो मानसिक तनाव का रोगी उसमें सबसे ज़्यादा हार्मोन कौन सा स्रावित होता है? ये लिख लो, ये आपका कॉर्टिसोल है, ठीक, ये आपका कॉर्टिसोल है। कॉर्टिसोल मानसिक रोगी में सबसे ज़्यादा स्रावित होता है, तो इसका आपका 79 का ऑप्शन सी इज राइट, कॉर्टिसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्तचाप नापते समय, ये इंपॉर्टेंट है, रक्तचाप नापते डायस्टोलिक प्रेशर का मतलब क्या होता है? सिस्टोलिक डायस्टोलिक होता है ना, डायस्टोलिक का मतलब होता है हृदय आपका विश्राम अवस्था में है, और जब आपका संकुचन अवस्था में उसको सिस्टोलिक बोलते हैं। डायस्टोलिक शांत अवस्था में, सिस्टोलिक संकुचन वाले में। सा से संकुचन, सा से
सिस्टोलिक, डायस्टोलिक आराम वाली अवस्था को विश्राम में है जिसमें। तो सिस्टोलिक का मतलब होता है जब हमारा हृदय कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, डायस्टोलिक का मतलब जब हमारा हृदय रिलैक्सेशन में है। तो बी ऑप्शन इज राइट, 80 का बी ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन मिल्क इजेक्शन में, सिक्रेशन में नहीं, इजेक्शन में, बाहर निकालने में, बनाने में नहीं, इजेक्शन में आपका ऑक्सीटोसिन है। तो आपका ऑक्सीडेशन, बी ऑप्शन इज राइट। तो मिल्क इजेक्शन में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, बी ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट है ये आपका, एक मरीज लंबे समय से बेड रेस्ट में, कुछ दिनों में उसकी पीठ और एड़ी वाले में लाल धब्बे, त्वचा फटी दिखाई देने लगी है, किस नर्सिंग समस्या का है? बिल्कुल इजी, अभी मैंने आपको बेड सोर्स बताया, एलर्जिक रिएक्शन, फंगल, प्रेशर अल्सर। मैंने बोला या तो प्रेशर अल्सर बोल दो, या तो बेड सोर्स बोल दो, या तो प्रेशर सोर्स बोल दो। तो सी ऑप्शन इज राइट। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, दोबारा एक्सप्लेन करना टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में कौन सा संक्रमण एयरबोर्न ट्रांसमिशन से फैलता है? जो एयरबोर्न से, एक से दूसरे से, टाइफाइड नहीं, ये आपका ट्यूबरक्लोसिस होता है। मलेरिया तो मच्छर से होता है, कॉलरा गंदा पानी, गंदा खाने से होता है। तो आपका बी ऑप्शन इज राइट। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आपका जो 83 का ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है आप लोगों का 84। गर्भावस्था में फॉलिक एसिड की कमी से कौन सी जन्मजात बिक्री होती है? याद कर लो, फॉलिक एसिड से आपका स्पाइनल बाइफिडा हो जाता है, एनडीटी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। इसे स्पाइनल बाइफिडा या एनडीटी भी बोलते हैं। एनडीटी का फुल फॉर्म होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। जो मैं बोलती हूँ आप उसको पेन से लिख लो, क्योंकि मेरे को लिखने में टाइम लगेगा, मैं जो बोल रही हूँ वो लिख लो, जल्दी हो जाए, क्योंकि इतना समय नहीं है ना। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में एक शब्द को 3 बार बोलते हैं, स्पाइनल बाइफिडा बोल सकते हैं या इसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बोल सकते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अरे हुआ क्या, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अंग फिल्टरिंग यूनिट के तार, उसको फिल्टर कौन करता है, किडनी करता है। वेरी इजी, मेरे को लगता है ये तो सारे लोगों का सही होगा। ऐसा नहीं, पेपर में इजी भी आ सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं पूरा डिफिकल्ट आएगा, कुछ इजी भी आ सकते हैं। ये देखो इसका इसका आप लोग बताओ। एक 25 वर्षीय महिला है जो उसके अचानक पेट दर्द, चक्कर आना, बेहोशी होती है, उसकी महामारी रुकी हुई है, गर्भावस्था पॉजिटिव है, जांच में रक्तचाप बहुत कम है, ब्लड प्रेशर, पेट में कठोरता पाई है, वो स्थिति आपातकालीन परिस्थिति में किसका संकेत है? देखो मैंने पूरा पढ़ा दिया, यूट्राइन रप्चर, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, प्लासेंटा प्रीविया, एब्रोपोटा प्लेसेंटा, नन ऑफ दिस। इतनी तो मैं तुम लोगों से आशा कर ही सकती हूँ, जब मैं आपको 1.5 घंटा 2 घंटे दे सकती हूँ। तो इसका आंसर मैं जरूर आपसे चाहती हूँ, और जरूर बताना, आप लोग मेहनत करते हो तो जरूर बताओगे। तो 83 का आंसर आप बताना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ा देता है? इंसुलिन तो कम कर देता है, थायरोक्सिन से कोई मतलब नहीं, कॉर्टिसोल जो मानसिक तनाव में निकलता है उसे कॉर्टिसोल से बोलते हैं। तो ग्लूकोगॉन होता है जो ग्लूकोज को बढ़ा देता है, इंसुलिन होता है जो ग्लूकोज को डिक्रीज करता है, ग्लूकोगॉन ग्लूकोज को इंक्रीज कर देता है। तो 87 का आंसर 20 राइट हो जाएगा। एक मिनट। एंड नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा संक्रमण दूषित भोजन से फैलता है? दूषित भोजन से, मिजल्स नहीं, टिटनेस नहीं, टाइफाइड, दूषित भोजन से टाइफाइड फैलता है, मलेरिया मच्छर से फैलता है। तो ए ऑप्शन इज राइट, 83 का ए ऑप्शन इज राइट। एंड ये है आपका, ये एक 35 वर्षीय वयस्क से जो लंबे समय से धूम्रपान कर रहा है, लगातार खांसी, बलगम, सांस फूलना, साइनोसिस, ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होना, छाती एक्सरा, हाइपरटेंशन दिखता है, तो इस स्थिति को रोग संकेत या नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होता है, उसको क्या लगेगा? ये भी आप लोग बता देना इसका आंसर। अस्थमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फीसाइमा। तो 83 का, सॉरी 89 का आप बता देना। एंड इसका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा वायरल संक्रमण है? मलेरिया, टिटनेस, मिजल्स, वायरस के द्वारा, मिजल्स, सी, बहुत इजी है। एंड नेक्स्ट आपका स्ट्रेस हार्मोन किसे कहते हैं? अभी आपको मानसिक जो, जब अगर मानसिक विकार हो तो आपका सबसे ज़्यादा कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? कॉर्टिसोल। स्ट्रेस हार्मोन क्या होता है? एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, कुछ भी ऑप्शन आ जाए, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, तो आपका ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। इसे फ्लाइट वो लड़ने वाला बोलते हैं, कि जब आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो तो आपको जो कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, तो फ्लाइट और फाइट हार्मोन भी बोलते हैं, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन। या फिर आपका कैटाकोलामाइन भी आ सकता है, ये इसी का मेन होता है, ये सारे इसके ग्रुप में होता है, कैटाकोलामाइन हार्मोन होता है। तो आपका 81 का ए ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट है 92, एक मिनट, 92, एक मरीज को अचानक तेज बुखार, ठंड लगना, तेज हृदय, निम्न रक्तचाप, रक्त कल्चर में बैक्टीरिया उपस्थित हो, तो ये स्थिति में जीवन घटक जटिलता का संकेत है। तो नर्सिंग हस्तक्षेप क्या करोगे इसमें? ये सारी चीज़ें, सेप्टिक शॉक हो सकता है, कार्डियो शॉक हो सकता है, न्यूरो शॉक हो जा सकता है, इनमें से कोई नहीं। इसमें देखो हम कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, सारे डॉक्टरों का काम है, हम क्यों नर्सिंग हस्तक्षेप, तो इनमें से कोई नहीं। तो ई ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। जब चीज़ें तुम करोगे तो हमें इसको समझ में आ जाएगा, इतना जटिलता हम नहीं देख सकते ना, मैं डॉक्टर ही कहेगा। तो 92 का ई ऑप्शन राइट। एंड नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन दृष्टि के लिए, विजन के लिए, विटामिन ए, 93 का ए ऑप्शन इज राइट।
ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, देखो आप ये भी बता सकते हो, मुझे होप है कि आप 94 का भी आंसर आप ही बताओगे। एक 36 वर्षीय महिला प्रसव होने के बाद, तो प्रसव होने के बाद उसे बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो रहा है, गर्भाशय मुलायम ढीला महसूस हो रहा है, अनियंत्रित ब्लीडिंग हुई, तो नर्स को तुरंत क्या करना चाहिए? उसका वजह इसके कारण कौन सी स्थिति उत्पन्न हो सकती है? रिटेन प्लासेंटा नहीं होगा, यूट्राइन रप्चर नहीं, इसे एटोनिक यूट्रस बोलते हैं। एटोनिक यूट्रस में क्या होता है कि हम उसमें मसाज करते हैं तो जो होता है ब्लीडिंग सही हो जाती है। तो 94 का सी ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट है हमारा 85। निम्नलिखित में, ये तो सेकेंड टेस्ट में भी आपको मिला था कि निम्नलिखित में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से आपका ग्वाइटर होता है, और मैंने आपको ये बताया था कि अगर इसका ज़्यादा सेवन कर लो तो ग्रेव्स डिजीज होता है। तो 94 का ग्वाइटर आंसर इज राइट, बी ऑप्शन इज राइट। एंड 96 है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन संकुचन के लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिम्मेदार है? तो वो ऑक्सीटोसिन। तो 96 का बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। एंड आपका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा संक्रमण दूषित पानी से फैलता है? ये तो काफ़ी बार हो चुका है, और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं तो ये मल्टीपल रिपीट भी हो सकते हैं। ये कॉलरा। तो 97 का बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, कॉलरा। एंड 98 का कह रहा है कि वो कौन सा ग्रुप है जो मतलब सबको अपना ब्लड दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर। तो ओ, और फिर ओ में पूछा जाता है ओ पॉजिटिव। एंड आपका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन है जो ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर देता है? तो ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज वाला कैल्सिटोनिन है, जो ये कैल्शियम लेवल को क्या करता है? ब्लड में इंक्रीज कर देता है। और अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल को डिक्रीज कर रहा है वो पैराथायरॉयड हार्मोन है। तो याद रखना, इंक्रीज करने वाला कैल्सिटोनिन, डिक्रीज करने वाला पैराथायरॉयड हार्मोन। इंसुलिन ये ग्लूकोज लेवल को ब्लड में क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है। थोरेक्सिन हार्मोन थाइमस ग्लैंड से निकलता है, ठीक। एंड नेक्स्ट हमारा है 100 क्वेश्चन। ओह गॉड, 100 क्वेश्चन भी है तो वो ठीक है। 100 क्वेश्चन क्या ही है। एक 25 वर्षक में रक्त वर्षा करने पर इसका भी ननाबदीज होगा। ये आप क्वेश्चन पढ़ लेना, ये मेरे को क्लियर नहीं दिखेगा क्योंकि वो कर गए। तो इसका भी आंसर ननाबदीज होगा, क्योंकि क्या होगा कि ये सारी चीज़, उसका जो सिम्टम है एक्यूट रीनल फेलियर का नहीं, बहुत लंबे समय से, तो इसे क्रॉनिक रीनल फेलियर होगा, ठीक। क्रॉनिक रेनल फेलियर होगा। तो आपका ये ऑप्शन इज राइट। आप लोग ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताना कि आप लोगों को क्वेश्चन कैसे समझ में आए। और यहाँ ये थोड़ा था सिली मिस्टेक, मेरी सिली मिस्टेक नहीं बोल सकते, ये गलती से पीडीएफ स्प्लिट हो गई है पन्नों में, तो वो आपको प्रॉपर क्वेश्चन देखने में थोड़ी सी दिक्कत हुई। आप लोग ज़रूर अपना स्कोर बताना, जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए कि इनका आंसर बताना, आप आंसर बताना। एंड थैंक यू सो मच। आप लोग जो टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े वो टेस्ट सीरीज से जुड़